अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? सही, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा आप लोग अगर अपना इंट्रोडक्शन दे दें वन बाय वन, तो थोड़ा थोड़ा बेसिकली स्टार्ट आउट कर लें। हम बेसिकली वही कर लेते हैं, अल्फ़ाबेटिकली चल लेते हैं। अरूबा, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दें। मोहम्मद इकबाल, आपका कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। आई विल अलाउ यू टू टॉक। आप अगर अपने बारे में कोई बता दें, मोहम्मद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं वालेकुम। मोहम्मद इकबाल। मैं फाइनल ईयर फाइनल तो ख़त्म हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लिया, अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है और मैं सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ हूँ। तो सही। मैं ये तक कि आप इंट्रोडक्शन कर दे, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने शायद म्यूट किया हुआ है, तो इस वजह से दूसरी भी शायद नहीं कर पा रही। ठीक है, सही है। नहीं, हम मुझे समझ आ गई, वो सबको इंडिविजुअली अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, हम थोड़ा सा फिर बहुत डिटेल इंट्रोडक्शन में नहीं जाते। मैं 4-5 लोगों को सिर्फ मैं कर दूंगा, उनसे हम थोड़ी सी इंटरेक्शन कर लेंगे, ताकि मैं इंस्टूडेंट थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखना चाह रहा हूँ। ये ना हो कि मैं सिर्फ अपनी बातें करता रहूँ। मैं आप लोगों का समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग किस फील्ड से हैं, क्या करते हैं, ताकि फिर उसी बेसिस पे हम थोड़ी सी जो आगे बात अगर करनी है हम उस पर करेंगे। तो मैं 5-6 लोगों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लूँगा, और जिसको मैं करूँगा फिर मैं उसको अलाउ कर दूंगा कि वो टॉक मतलब अपना माइक को अनम्यूट कर सके। अच्छा, आतिफ मजीद, आप अगर अपने बारे में थोड़ा सा बता सकें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आतिफ है और मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हूँ। रिसेंटली ये कोर्स अटेंड किया है मैंने डॉकर एंड कुबरनीट्स का। तो जब मुझे ये डेवऑप्स की इनविटेशन आई तो मैंने थोड़ा अटेंड करना चाहा कि देखूँ इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। सही सही, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बुशरा खान। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। मैंने भी अभी PIIC का कोर्स चला था, वो उसका क्वार्टर 1 किया डॉकर एंड कुबरनिटीज़ पे। तो मुझे वहीं से आइडिया हुआ डेवऑप्स का। फिर मैंने आज का कोर्सेरा से कोर्स शुरू कर किया है मैंने, AWS की, अमेजोन के बारे में। वो भी कोई बिगनर है तो, और मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रही है की है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। असद मजहर, मिर्ज़ा असद मजहर। मिर्ज़ा असद मजहर, आवाज़ आ रही है आपको? चलें किसी और से कर लेते हैं। इनको मैं कर दूं। हामिद वहीद। हामिद वहीद, अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरे ख्याल से हामिद वहीद भी प्रेजेंट नहीं है। रेहान अब्बासी, मेरे ख्याल से रेहान अब्बासी, आप तो शायद पिछले में भी आए थे, पिछले जब सेमिनार भी हुआ था। हेलो जी जी, हेलो। जी। हाँ जी, मैं पिछले सेमिनार में भी था। हम्म, तो मैं असल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, जो कि हम्म। मुझे जब लास्ट टाइम आपका सेमिनार अटेंड किया था तो मुझे काफ़ी शौक इसमें हुआ था कि यार मैं डेवलप की साइड पे आऊँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन ब्रशअप भी किया। तो सही सही, ठीक है।
सही है, मेरे ख्याल से स्टार्ट आउट कर लेते हैं, फिर किसी के बीच में कोई क्वेश्चंस हुए कुछ हुए तो आप चैट पे बेसिकली स्टार्ट आउट कर लीजिएगा जो भी होगा। ठीक है, मतलब मेजॉरिटी आप लोग जो हैं वो मतलब अच्छा, मिर्जा असद ने लिखा हुआ है कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फास्ट विद मेजर्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डाटा एनालिटिक्स। सही, तो मतलब मेजॉरिटी आप लोग हुए हैं कि जिन्होंने थोड़ा थोड़ा शायद डॉकर कंटेनर्स के बारे में पढ़ा है, कुबरनेटिस के बारे में शायद थोड़ा स्टार्ट आउट किया हुआ है, जिनको शायद बेसिक आइडिया है कि डेवऑप्स होता क्या है और मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डेवऑप्स और मतलब इस तरह की चीज़ें। तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है तो थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डेवऑप्स क्या है, क्यों डेवऑप्स फ़ायदेमंद है, क्यों आजकल इतना इन डिमांड चल रहा है, और इस कोर्स के थ्रू आप लोगों को क्या क्या कुछ कवर किया जाएगा और क्या क्या कुछ आप लोग बेसिकली वो कर सकते हैं, मतलब क्या फ़ायदे होंगे आपको इन द लॉन्गर रन। सही, अच्छा, मेरे बारे में आई एम इंस्ट्रक्टिंग डेवऑप्स कोर्स ओवर हेयर। तो मेरे बारे में थोड़ा सा ये है कि आई एम द टीम लीड एंड ऑफ द डेवऑप्स टीम एट स्टेकेटर औरोरा सॉल्यूशंस फॉर द पास्ट 2.5 ईयर्स। उससे पहले मैं बेंटली सिस्टम्स में ऑलमोस्ट 2 साल मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया था। मेरा ऑलमोस्ट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मोर देन 4.5 ईयर्स है, और वर्किंग ऑन डॉकर कंटेनर्स, क्यूबरनेटिस एंड डेवऑप्स रिलेटेड फील्ड मुझे ऑलमोस्ट 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हुए। आई एम ऑल्सो द डेवऑप्स ट्रेनर ओवर हेयर डाइस एनालिटिक्स। हम लोगों ने 3 बैच कंप्लीट हमारे हो चुके हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 40 शायद स्टूडेंट्स तो ग्रेजुएट हो गए होंगे, इंक्लूडिंग मैनेजर्स ऑफ अ लॉट ऑफ कंपनीज जो कि इस तरफ शिफ्ट होना चाह रहे थे। हमारे पास काफ़ी कंपनीज थी जो कि जिन्होंने बैच में रजिस्ट्रेशन करवाई थी। फॉर एग्जांपल एंटरप्राइज डीबी थी, मतलब आइडिया टेक थी, इसी तरह नेस्कॉम के कुछ लोग थे जो गवर्नमेंट साइड से मूव करना चाह रहे थे। तो इस तरह से हमारा मतलब जो आज से पहले हमारे जितने भी बैचेस हुए हैं तो ऑलमोस्ट 40+ स्टूडेंट्स उससे ग्रेजुएट हो चुके हैं, और उनकी फीडबैक और बाकी चीज़ें रिगार्डिंग द कोर्स वर क्वाइट गुड। उसके बाद आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इन रेड हैट डिलीवरी स्पेशलिस्ट। बेसिकली ओपन शिफ्ट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ क्यूबरनेटिस, तो मैं उसमें सर्टिफाइड हूँ। मेरी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ गेट हो गया, डॉकर कंटेनर्स, क्यूबरनेटिस, ओपन शिफ्ट, हेल्म, जेंकिंस, टेराफॉर्म, AWS, एज्योर, IBM क्लाउड पे भी काम किया हुआ है। तो मतलब मेजॉरिटी क्लाउड्स पे भी मैंने काम किया हुआ है, और डेवऑप्स से रिलेटेड जितने बेसिकली टूल्स हैं उन सब पे ही ऑलमोस्ट काम किया। एंसिबल भी, उस पर भी काम हुआ हुआ। इफ़ यू वांट टू सी अबाउट माय प्रोफाइल तो आप github.com/kahutali पे जाके देख सकते हैं। आई एम इन द टॉप 15, शायद अब चेंज हो गया, जब मैंने चेक किया था तब आई वाज इन द टॉप 15 ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स फ्रॉम पाकिस्तान। ये मेरी प्रोफाइल है। मेरे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं मीडियम पे, आप जाके देख सकते हैं। तो सिर्फ बताने का मकसद ये कि ये कोर्स सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, या कोई ऐसा बंदा नहीं करा रहा कि जिसका अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ना हो या जो इंडस्ट्री में खुद से काम ना कर रहा हो। पिछले 4 साल में से 3 साल मैंने डेवऑप्स से रिलेटेड ही काम किया और हैंड्स ऑन काम किया, और डिफरेंट कंपनीज में काम किया और डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम किया, इंटरनेशनली भी और लोकली भी। और इसके अलावा मतलब आई एम अ डेवऑप्स कंसल्टेंट एट अ साइड एज वेल। मैं पार्ट टाइम डेवऑप्स कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, कमिंग टू डेवऑप्स, डेवऑप्स की ज़रूरत क्या थी, इशू क्या था, क्यों डेवऑप्स इतना राइज हुआ इन द फ्यूचर, और मतलब अभी भी ग्रोथ उसकी बढ़ती जा रही है और इन द नियर फ्यूचर तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है। तो इशू ये है, पहले तो मतलब 2000s में अगर आप देखें तो वेब डेवलपमेंट का बहुत बड़ा बूम आया, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा बूम आया, क्योंकि तब कंपनीज ने अपने सॉफ्टवेयर लिखने थे। तब तक उनके पास कोई सॉफ्टवेयर था नहीं, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर लिखना था। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हर कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, हर छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी तक हर किसी ने कोई ना कोई वेबसाइट, कोई ना कोई एप्लीकेशन, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है। आज से 10 साल पहले क्या इशू था कि सॉफ्टवेयर नहीं बने हुए थे, तो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस थे। अब इशू ये है कि सॉफ्टवेयर तो सबके पास हैं, उन्हें चलाना, उनमें डाउन टाइम ना आए, उनमें कॉन्टीन्यूसली आप इम्प्रूवमेंट्स देते रहें, और आप कॉन्टीन्यूसली नए से नए फीचर इंप्लीमेंट करके अपने कस्टमर्स को देते रहें। नाउ दैट इज़ द मेन थिंग। बेस जो है सॉफ्टवेयर की वो लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो FBR की वेबसाइट है, जिस दिन टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख होती है
majority of the times the website goes down. इसी तरह अगर आज फेसबुक डाउन हो जाए फॉर एन आवर इवन, तो 1 घंटे के लिए डाउन होना फेसबुक का पूरी दुनिया में इट वुड कॉज अ केओस, कि उस वक्त मतलब सारी दुनिया ही पता नहीं किस मोड में चली जाएगी कि यार फेसबुक डाउन हो गया, इंस्टाग्राम डाउन हो गया, कोई और वेबसाइट ऐसी डाउन हो गई, तो सारे लोग एक केओस में चले जाएंगे। मुझे याद है एक दफ़ा आई वॉज सर्चिंग फॉर सम इशूज़, तो स्टैक ओवरफ्लो उस दिन डाउन था, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार द प्लेटफॉर्म दैट आई यूज टू सर्च माई इशूज़ आज वो खुद ही डाउन है। तो दैट वाज अ वेरी वियर्ड केस। तो पूरा जो साइकिल है, क्योंकि मैंने जैसे बताया सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, तो अब पूरा जो साइकिल है कि वो सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कैसे करें और जल्द से जल्द करें, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम। अब हर बंदा कहता है मुझे नया फीचर दो, वरना उतनी देर में आपका कंपेटिटर वो फीचर लॉन्च कर देगा। अब वो ज़माने चले गए कि यार आप 3 महीने बाद एक फीचर रिलीज़ करेंगे। अगर आप 3 महीने बाद एक फीचर रिलीज़ करेंगे, दूसरा कंपेटिटर वो फीचर फ़ौरन लॉन्च कर देगा। फॉर एग्जांपल स्नैपचैट ने स्टेटसेस को लॉन्च किया, तो साथ ही फेसबुक ने लॉन्च कर दिया, साथ ही उन्होंने इंस्टाग्राम में डाल दिया, साथ ही उन्होंने व्हाट्सएप पे डाल दिया। हर जगह वो स्टेटसेस का ऑप्शन आना शुरू हो गया, वो फीचर आना शुरू हो गया। अगर स्नैपचैट ने इनोवेशन ना रखी होती तो बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स डोमिनेट कर जाते स्नैपचैट को, बट उन्होंने भी कॉन्टिन्यूसली न्यू फीचर्स डालना शुरू कर दिए। इशू फिर क्या आता था, जब आपने जल्दी काम करना है तो जल्दी का काम शैतान का, एंड दैट वुड कॉज एरर्स, कि आपने अगर जल्द से जल्द चीज़ें डिप्लॉय करनी है तो उसमें एरर तो लाजमी आएंगे। कोई सॉफ्टवेयर बग फ्री नहीं होता। बग फ्री सॉफ्टवेयर इज़ अ मिथ एक्चुअली। कभी भी कोई सॉफ्टवेयर, कभी भी, चाहे वो फेसबुक ही क्यों ना हो जाए, वो कभी भी बग फ्री नहीं होता। आज तक फेसबुक इतने साल हो गए हैं विद द बेस्ट इंजीनियर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, आज भी उधर बग्स बाउंटी होते हैं और लोग बग्स को फाइंड करते हैं और उसके बेसिस पे मतलब दे गेट रिवॉर्डेड। तो इशू यही था फिर सर्वर्स जिस पे वो चल रहे होंगे, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन चलती है तो आपकी एप्लीकेशन लोकल मशीन पे नहीं चल रही होती, वो एक एक्चुअल फिजिकल सर्वर पे चल रही होती है, जो कि पता नहीं कितने 60 हंड्रेड्स ऑफ जीबीज ऑफ रैम होती है उनकी, हंड्रेड्स ऑफ वीसीपीयूज होते हैं उधर। तो उन सर्वर्स को देखना, कोई सर्वर तो नहीं बैठ गया, सर्वर की मॉनिटरिंग करना, वो सारे की सारी चीज़ें बेसिकली प्रॉब्लम कॉज कर रही थी। और फिर इशू यही आ जाता था कि डिले आ जाता था। आप अपनी एप्लीकेशन को जब डिप्लॉय करते थे, डेवलपर कहता है मेरी मशीन पे कोड सही चलता है, क्यूए कहता है कि क्यूए की अब उस पर अप्रूवल चाहिए, क्यूए कहेगा कि नहीं चल रहा, क्यूए जब तक अप्रूवल नहीं देगा फिर वो प्रोडक्शन पे नहीं जाएगा। तो इसी तरह से आपकी तरफ से सॉफ्टवेयर शायद कंप्लीट हो, आपकी तरफ से फीचर कोड वाइज कंप्लीट हो, बट स्टिल इट कैन टेक डेज टू रिलीज योर वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, क्योंकि क्यूए वाला जब तक अप्रूव नहीं करेगा, क्यूए वाले ने अप्रूव कर दिया, फिर उसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग होगी, फिर वो प्रोडक्शन में जाएगा। और यही चीज़ बेंटले में हम लोगों को फेस होती थी कि जब हमारी कोई सर्विस प्रोडक्शन में जानी होती थी तो वी हैड टू फिल सम सॉर्ट ऑफ फॉर्म्स कि यार ये फॉर्म है, ये फिल करो पहले, परफॉर्मेंस टेस्टिंग लो, परफॉर्मेंस के नंबर बताओ कितने आए हैं, कितने टेस्ट पास हुए, कितने टेस्ट फेल हुए, एवरीथिंग। और फिर जाके कहीं एप्लीकेशन जो थी वो प्रोडक्शन में जाती थी या कोई सर्विस प्रोडक्शन में जाती थी। और उसके बाद कस्टमर वो चीज़ देखता है। जब चीज़ प्रोडक्शन में चलेगी तो कस्टमर ने देखी और कस्टमर ने कहा यार ये तो बेकार है, मैंने तो ये कहा ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ने अभी नई यूआई लॉन्च की है जो कि मतलब थोड़ा मोबाइल स्पेसिफिक है या वो है, काफ़ी लोगों को वो पसंद ही नहीं आई। मतलब उन्होंने इतना काम करके इतना कुछ करके वो लॉन्च किया, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डिडंट लाइक दैट। तो अब एक तो ऑप्शन उनके पास ये है कि वो रिवर्ट बैक कर जाएं या वो दोबारा चेंज करें या उस यूआई में थोड़ी सी और इंप्रूवमेंट्स लेकर आएँ। तो वो चीज़ होती है कि आप कस्टमर से फीडबैक लो। बट अगर वो उन्होंने 5 साल लगा के एक यूआई बनाते, मतलब इतनी बड़े लेवल की 5 साल बना के यूआई बनाते और फिर कस्टमर को पसंद ना आती, तो उनकी 5 साल की मेहनत ज़ाया जानी थी। तो इन दिस केस मतलब ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ही कम टाइम में ये सब कुछ अचीव किया होगा। तो इशू यही आता था कि वर्क फाइन इन डेव, नाउ इट्स द ऑप्स प्रॉब्लम। तो डेवलपर कहते हैं मेरी मशीन पे सही चल रहा है, मेरी मशीन पे आके देख लो कोड सही चल रहा है। ऑपरेशन वाले कहते हैं कि मेरी मशीन पे नहीं चल रहा, या प्रोडक्शन सर्वर पे नहीं चल रहा, या क्यूए सर्वर पे नहीं चल रहा। तो ब्लेम्स शिफ्ट होते हैं, मतलब शिफ्ट ब्लेम्स वाली, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। तो वो इशू आता है। रिजल्ट में वही आपके प्रोजेक्ट जो आपके फीचर्स हैं वो डिलीवर नहीं होंगे टाइमली, आपको लेस एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स आप लोगे, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एबल टू प्रोवाइड स्टेबल रिलायबल सर्विस टू द कस्टमर्स। मूविंग फॉरवर्ड, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल होता था, 4 मिनट्स तक हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, 7:30 तक। 7:30 के बाद 5 से 10 मिनट की हम नमाज की ब्रेक कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट अगेन, क्योंकि मगरिब का भी टाइम हुआ है।
7:30 एग्जैक्ट पे हम लोग नमाज की ब्रेक कर लेंगे 5 से 10 मिनट तक की। अच्छा, सॉफ्टवेयर डिलीवरी लाइफ साइकिल जो हमारा होता था उसमें पहले सबसे पहले एक वाटरफॉल मेथोडोलॉजी होती थी कि जिसमें आप पहले महीना लगा के आपने पूरा रिक्वायरमेंट्स गैदर की। आपने अपने रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर्स होते थे उस ज़माने में, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर के जो जाके रिक्वायरमेंट्स लेते थे। फिर आपने 3 महीने लगा के कोड किया, वही पूरा डिज़ाइन जो आपने बनाया था वो कोड किया, उसको टेस्ट किया महीना लगा के, और फिर मतलब 10-15 दिनों में डिप्लॉय किया प्रोडक्शन में। अब जब वो चीज़ क्लाइंट के पास गई, क्लाइंट को वो पसंद ही नहीं आया। आपने ये चीज़ भी बहुत कॉमन सुनी होगी कि क्लाइंट को पता ही नहीं होता उसे चाहिए क्या होता है। व्हेन यू आर मेकिंग सम एप्लीकेशन फॉर अ क्लाइंट, पाकिस्तान में मेजरली कंपनीज जो है सर्विस बेस्ड हैं, कि वो बाहर की कंपनीज को सर्विसेज देती हैं, उनको वेबसाइट्स या उनकी एप्लीकेशंस बना के उनको दे रही होती हैं। पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द जो कंपनीज हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो यही काम कर रहे हैं, बाहर से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेके उन्हें डिलीवर करके देते हैं। तो इफ़ यू फॉलो दिस मेथोडोलॉजी कि आप महीने बाद क्लाइंट को चीज़ डिलीवर करो और महीने बाद क्लाइंट के मैंने तो ये मांगा ही नहीं था, विच इज़ अ वेरी कॉमन सिनेरियो, तो वो आपके लिए एक अच्छा खासा बड़ा इशू हो जाएगा। तो सेकंड मेथोडोलॉजी, उसकी जो इम्प्रूवमेंट आई वो एजाइल मेथोडोलॉजी थी, जो कि बहुत फेमस हुई, और ये पिछले मेरे ख्याल से 10 एक साल से बहुत फेमस चलती रही कि यार एजाइल मेथोडोलॉजी, एजाइल की तरफ शिफ्ट हो, एजाइल की तरफ शिफ्ट हो। उसमें ये था कि आप छोटे छोटे स्प्रिंट्स बना लेते हैं, छोटे छोटे आप मतलब वो बना लेते हैं, अपने बड़े रिलीज को छोटी रिलीजेस में या छोटे फीचर्स में डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं यार आज हम बैकएंड में एक चीज़ इंप्लीमेंट कर देंगे, या आज हम एक फीचर इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये फीचर हमें 2 हफ्ते में इंप्लीमेंट करके देना है। तो वो हो गया, आपने छोटी छोटी स्प्रिंट्स बना ली कि हमारी 1 हफ्ते की स्प्रिंट है, 1 हफ्ते की स्प्रिंट में हम लोग क्या क्या फीचर दे रहे हैं। तो आप वो वाले फीचर देंगे, आप उसको डिज़ाइन करेंगे, उसको कोड करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। फिर अगला फीचर लेंगे, द नेक्स्ट 2 वीक्स ऑफ आइटरेशन, उसमें आपने अगला फीचर लिया, उसको कोड किया, टेस्ट किया, और मतलब सब कुछ कर, फिर एट द एंड ऑफ द डे आपने चीज़ को डिप्लॉय कर दिया। ये एजाइल मेथोडोलॉजी थी, और कंपनीज ने बेतहाशा इसकी तरफ स्विच कर दिया कि हम एजाइल हो रहे हैं, हम एजाइल हो रहे हैं, तो उन्होंने स्प्रिंट्स बनाना शुरू कर दिया, सब कुछ कर दिया। बट इसका भी नुकसान क्या था कि आपको एट द एंड ऑफ द डे यू वुड हैव टू वेट फॉर द स्प्रिंट, कि आपके स्प्रिंट का जितनी भी ड्यूरेशन है, कुछ लोग 3 वीक्स की स्प्रिंट रखते हैं, कुछ 2 वीक्स की रखते हैं, कुछ 4 वीक्स की रखते हैं, तो आपको स्प्रिंट के एंड तक वेट करना पड़ेगा, एंड देन यू वुड हैव टू डिप्लॉय योर सॉफ्टवेयर। डेवऑप्स कहता है, जो डेवऑप्स की मेथोडोलॉजी है, इफ द कोड इज करेक्ट, चाहे वो 1 दिन में हुआ है, चाहे 1 घंटे में हुआ है, चाहे 10 मिनट में हुआ है, अगर आपने एक फीचर इंप्लीमेंट कर लिया है और वो सही है, बेस्ड ऑन के उसके टेस्ट्स भी पास हो रहे हैं, बेस्ड ऑन उसकी बाकी चीज़ें भी कंप्लीट हो रही हैं, तो आप उसे डिप्लॉय करें। वाई आर यू वेटिंग फॉर एनी अदर थिंग? चाहे वो आज आज आपने फीचर पे काम किया, आज दिन तक वो कंप्लीट हो गया है, तो आज दिन को ही आप वो चीज़ डिप्लॉय कर दें आफ्टर थॉरो टेस्टिंग। ये जो आखिरी बात मैंने की है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आफ्टर थॉरो टेस्टिंग। इफ़ द कोड इज़ करेक्ट, मतलब करेक्ट से मेरा मुराद पूरी तरह से करेक्ट, टेस्ट भी पास हो, यूनिट टेस्ट भी पास हो, इंटीग्रेशन टेस्ट भी पास हो, एंड टू एंड टेस्ट भी पास हो, डिप्लॉय इट एट वंस टू द प्रोडक्शन सर्वर। और अगर कोड गलत है, टेल द डेवलपर और फिक्स द कोड एट वंस। मतलब डेवलपर को पता चले। पहले क्या होता था, आपकी नाइटली बिल्ड्स चलती थी, अभी भी पाकिस्तान में मेजॉरिटी कंपनीज में नाइटली बिल्ड्स चलती हैं, कि आपने एक दिन में जितना सॉफ्टवेयर लिख लिया वो लिख लिया, उसकी अब रात को बिल्ड चलेगी, रात को टेस्ट चलेंगे और देखेंगे क्या सही चल रहा है या नहीं चल रहा, और फिर यू वुड डिसाइड। तो उसमें यही होता है, अगर रात को कोई चीज़ फेल हो गई तो आपका अगला दिन पूरा ज़ाया होगा टू फिक्स द कोड जो आपने पिछले दिन लिखा था। तो ये एक डेवऑप्स का जो इनिशियल स्ट्रक्चर है कि डेवऑप्स है क्या, और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एजाइल एंड वाटरफॉल। तो वो ये है कि डेवऑप्स means if the code is correct, yeah, DevOps methodology basically means if the code is correct, you should deploy it on a production server at once after thorough testing. And if the code is not correct, you should tell the developer at once and basically fix it. मेरे ख्याल 7:30 हो गए हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। हम लोग 7:38 तक वी वुड रिज्यूम। मुझे एक बस चैट में एक दफ़ा यस कर दें कि ठीक है, 10 मिनट्स हुई, 7:40 तक इंशाल्लाह वी विल रिज्यूम। तो 7:40 पे वी विल रिज्यूम द सेमिनार। आई एम पॉजिंग द स्क्रीन एंड म्यूटिंग माई सेल्फ। 7:40 पे वी विल रिज्यूम।
ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैं एक दफ़ा सही है, मुझे एक दफ़ा चैट पे लिख देंगे हाउ मेनी ऑफ आर यू बैक। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग अगेन, मतलब ओके अच्छा, एजाइल वर्सेस डेवऑप्स की हमने मतलब एजाइल को डिस्कस कर लिया कि वाटरफॉल का क्या इशू था शुरू में, फिर हम एजाइल पे शिफ्ट हुए, और एजाइल के बाद अब डेवऑप्स का मतलब जो फीचर चल रहा है, डेवऑप्स का क्या मतलब है कि इफ़ द फीचर इज़ करेक्ट, इफ़ द कोड इज़ करेक्ट, डिप्लॉय इट ऑन द प्रोडक्शन सर्वर एट वंस आफ्टर थॉरो टेस्टिंग। अगर कोड सही नहीं है, कोड में कोई इशू है समहाउ, तो वो आप डेवलपर को जल्द से जल्द बता दें। तो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवऑप्स इज़ कि आपने डेवलपर की मशीन से कोड लेके प्रोडक्शन की सर्वर तक डिप्लॉय करना है जल्द से जल्द, और अगर कोई एरर है तो आपने डेवलपर को बताना है जल्द से जल्द, ताकि किसी का भी टाइम बीच में ज़ाया ना हो। इफ अगर कोड सही है, फीचर सही है, आप डिप्लॉय करें, कस्टमर से फीडबैक लें, दोबारा फीचर्स अपने डेवलपर्स को बताएं कि यार नाउ इम्प्लीमेंट दीज फीचर्स, और फिर वो दोबारा पूरा साइकिल इसी तरह चलता रहेगा। एजाइल और डेवऑप्स में हमने बात की, उसमें ये था सिर्फ आप डेवलपमेंट में एजिलिटी शो कर रहे थे, इसमें आपकी ऑपरेशंस वाला पार्ट भी आ गया कि डिप्लॉयमेंट भी जल्द से जल्द आप करें। इसमें प्रोसेसेस होते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिलीवरी, डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग वाले, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं। इसमें था कि आप वो स्क्रम कर लेते हैं, आप डेली मीटिंग रख लेते हैं, डेली स्क्रम कॉल होती है, एजाइल कैन बैन आप रख सकते हैं। इसमें यही था कि टाइमलीनेस एंड क्वालिटी हैव इक्वल प्रायोरिटी डेवऑप्स में, whereas in agile the timeliness is the main positive, भाई चीज़ें टाइम पे, आपका जो स्प्रिंट है उस स्प्रिंट में चीज़ें डिलीवर हों। इसमें क्योंकि आप पे कोई बाउंडेड नहीं है कि आपने कितने टाइम में चीज़ डिलीवर करनी है या कितने टाइम तक आपकी चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, और आप ऐसे प्रोसेसेस को फॉलो कर रहे होते हैं विच मेक्स इट अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि आपने ऐसी पाइपलाइन लिखनी है कि जो हमेशा चलेंगी। इसी तरह इसमें स्मॉलर रिलीजेस होंगी क्योंकि आपने छोटे छोटे फीचर इंप्लीमेंट करने, इसमें भी स्मॉलर रिलीज साइकिल्स ही थे एज कम्पेयर टू वाटरफॉल। वाटरफॉल में तो ये था ना कि आपने 3 महीने बाद एक फीचर रिलीज करना है या एक बड़ी रिलीज करनी है। इसमें यह था कि आपने छोटे छोटे स्प्रिंट्स बना दिए, अब इसमें उससे भी छोटे लेवल पे आप फीचर्स रिलीज कर देंगे। इसमें फीडबैक वॉज फ्रॉम कस्टमर्स, इसमें फीडबैक इज फ्रॉम सेल्फ। तो सेल्फ से मुराद आपने कुछ ऐसे प्रोसेसेस लिखे होंगे जो काम डेवऑप्स इंजीनियर का बेसिकली आता है, कि वो ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि डेवलपर की मशीन से कोड लेके प्रोडक्शन तक करना है, ये काम सारा डेवऑप्स इंजीनियर का होता है या उस बंदे का होता है कि उसने सब मेंटेन भी रखना है और उसने फिर फीडबैक भी देनी है टीम्स को। और अगर आपकी अपनी टीम में ही एक इफ यू आर डेवलपमेंट इंजीनियर जिसको डेवलपमेंट भी आती है और ऑपरेशन का काम भी आता है, देन यू आर द परफेक्ट फिट फॉर कंपनी के। आप मतलब उसको डेवलपमेंट भी करके दे रहे हैं इन योर फ्री टाइम, और अगर कोई ऑपरेशन का इशू आएगा तो यू वुड वर्क ऑन दैट एज वेल। DevOps में the major thing, the I would say the major difference is the continuous feedback option। कहीं पे भी किसी भी वक्त पे कोई इशू आया या कहीं पे भी किसी भी वक्त पे चीज़ इवन सही है, you deploy it and take feedback from the customer and tell that to the developer। अगर कोड गलत है, you give the feedback to the developer कि यार इस लाइन में, इस कोड में, इसमें ये मसला आया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इशू आ गया, फॉर एग्जांपल आपकी कोई वीएम डाउन हो गई है, आपका कोई इंस्टेंसेस डाउन हो गए हैं, तो वो आप फौरन मतलब उस पर कोई एक्शन लें। अगेन इफ कोड इज करेक्ट, रिलीज एंड टेक फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर। इफ एरर, फेल फास्ट एंड गिव फीडबैक टू डेवलपर। जस्ट टू रीआइटरेट दिस, कि वही वाली हमने बात की कि पहले ये होता था नाइटली बिल्ड्स चलती थी कि रात के बाद आपको पता चलेगा कि यार मेरा कोड सही है कि नहीं है। बट डेवऑप्स में ये नहीं होगा, आपने कंटिन्यूस इंटीग्रेशन इंप्लीमेंट की होगी, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि मेरे कोड में क्या इशू हैं क्या नहीं है। और टू सपोर्ट क्विक फीडबैक डिलीवरी, डेवऑप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो ये वो कॉन्सेप्ट था। एवोल्यूशन कैसे हुई 2001 में, जैसे एजाइल की मैनिफेस्टो रिलीज हुई, मतलब लोग एजाइल की तरफ स्विच होना शुरू हुए, उनकी जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो स्मॉल रिलीज साइकिल और वो चीज़ें थी। और फिर 2006 टू 2009 कंटिन्यूस डिलीवरी, और ये चीज़ें थोड़ी सी मोमेंटम पकड़ना शुरू हुई कि आप कंटिन्यूसली कोड को अपने डिलीवर करना शुरू करें। और फिर मतलब डेवऑप्स का टर्म्स कॉइन हुई और
it became a phenomena and it became basically philosophy in the software development life cycle. DevOps है क्या? अगर आप इस इमेज को देखें तो इट्स प्रीटी मच इट के सब कुछ ही DevOps है. कोड को डिप्लॉय करना भी, कोड को लिखना भी, मतलब कोड को प्रोग्रामिंग करना, उसको टेस्ट करना, उसको रिलीज करना, उसको डिप्लॉय करना और मॉनिटर करना. फॉर एग्जांपल इफ यू सी द साइकिल, पहले आप क्या करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे कि हमने इस लेट्स से अभी फीचर कौन सा इंप्लीमेंट करना है एक टीम ने, उसकी बेसिस पे आप कोडिंग करेंगे, उसी को बिल्ड करेंगे, लोकल बिल्डिंग कर लें या किसी टेस्ट एनवायरनमेंट में बिल्डिंग कर लें, टेस्टिंग करेंगे, वही जैसे कोई टेस्ट एनवायरनमेंट में आपने डिप्लॉय किया, आपने कोई ऑटोमेशन टेस्ट लिखे हुए हैं वो चलेंगे, एंड टू एंड टेस्ट होंगे वो चलेंगे. अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, वन इज द यूनिट टेस्ट एंड द अदर आर एंड टू एंड या इंटीग्रेशन टेस्ट. यूनिट टेस्ट सिर्फ देखते हैं कि मेरा कोड सही है कि नहीं, बेसिकली माय माइक्रो सर्विस, द माइक्रो सर्विस दैट आई एम वर्किंग ऑन, ये कोड सही है कि नहीं. बट एंड टू एंड टेस्ट या इंटीग्रेशन टेस्ट देखते हैं कि मेरे कोड की वजह से मेरी एप्लीकेशन में तो कोई मसला आया है कि नहीं आया. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर एक दरवाज़ा है, तो दरवाजे की जो डोर नॉब है, इफ़ आई एम वर्किंग ऑन द डोर नॉब फीचर, और मेरे यूनिट टेस्ट सिर्फ देखेंगे कि डोर नॉब सही चलता है कि नहीं चलता, कि मतलब वो उसका डिज़ाइन सही है, बाकी कुछ सही है, बाकी चीज़ें सही है कि नहीं. जब आप दरवाजे को खोलेंगे और बंद करेंगे, दैट वुड बेसिकली बी एन इंटीग्रेशन टेस्ट, कि आप चेक कर रहे हैं कि जो डोर नॉब का फीचर था, क्या उसकी वजह से पूरे दरवाजे पे कोई इफेक्ट आया है कि नहीं आया. तो वो एक इंटीग्रेशन टेस्ट हो जाएगा कि आपने जब डोर नॉब को इंटीग्रेट किया विद द कंप्लीट डोर, और फिर वो फीचर सही चल रहा है कि नहीं चल रहा. तो इंटीग्रेशन टेस्ट का मतलब क्या है, मेरी कोड की वजह से या मेरी एप्लीकेशन की वजह से, मेरी माइक्रो सर्विस की वजह से मेरी एप्लीकेशन तो ख़राब नहीं हो रही. एप्लीकेशन कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज. माइक्रो सर्विस क्या होती है, थोड़ा सा हम आगे डिस्कस उसको स्लाइटली डिस्कस करेंगे. आपने उसको टेस्ट कर लिया, दोनों टेस्ट आ गए, इसमें यूनिट टेस्ट भी आ गए, एंड टू एंड टेस्ट भी आ गए. आपने रिलीज़ किया, आपने डिप्लॉय कर दिया प्रोडक्शन में, आपने उसको ऑपरेट किया, देखा कि सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, आपने उसको मॉनिटर किया. आपका अब मॉनिटरिंग में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग भी आ जाती है और आपकी एप्लीकेशन मॉनिटरिंग भी आ जाती है कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर सही है कि नहीं, कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कोई इशू नहीं आ गया, कोई वीएम तो नहीं ख़राब हो गई, या मेमोरी तो नहीं फुल होगी मेरी सर्वर्स की या कुछ. और एप्लीकेशन मॉनिटरिंग में आ जाता है कि मेरी एप्लीकेशन सही चल रही है कि नहीं चल रही. पॉइंटर भी सर्च कर लेता हूँ. ये डेफिनेशन है डेवऑप्स की. डेवऑप्स होता क्या है, मैं इसको ना ही पढ़ूंगा, लेकिन इफ़ यू वांट टू गो थ्रू इट तो आप लोग इस पे बाद में पढ़ लीजिएगा क्या होता है. डेवऑप्स विकिपीडिया की डेफिनेशन, आप विकिपीडिया गूगल करके डेवऑप्स विकिपीडिया तो आपको पता चल जाएगा. लेकिन ये इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन, हम फॉर्मल डेफिनेशन पे नहीं जा रहे. फिर ये उसके कुछ और डेफिनेशन हैं, कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जो डेफिनेशन बेसिकली दी हुई हैं. Basically DevOps is a way to deliver software with shared pain and responsibility. DevOps ultimately means building digital pipelines that take code from a developer's laptop all the way to revenue generating prod awesomeness. Because at the end of the day सारी companies ने पैसा ही कमाना है, so you want to generate revenue fast. मतलब you don't want to wait कि अगर डेवलपर की गलती की वजह से आज हमारा कोड डिले हो गया या वो हो गया, या आज ऑपरेशंस का बंदा नहीं आया तो हमारा कोड डिले हो जाएगा, आज तो नहीं हम जा सकते, आज ऑपरेशंस का बंदा बीमार हो गया. तो यू वुड नॉट बी वेटिंग फॉर दैट. या कंपनी में आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते जब आप प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस की बात कर रहे हो. उसकी वजह से आप डिजिटल पाइपलाइंस लिखते हैं कि बंदा हो ना हो, पाइपलाइन वुड वर्क द सेम पे. एक दफ़ा सिर्फ बंदे ने पहले स्टार्टिंग में ऑब्वियसली पाइपलाइन लिखनी है, बट उसके बाद they would work the same way always. बेनिफिट क्या है वही हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. स्पीड आपकी फास्ट हो जाएगी, आपको फास्ट फीडबैक लूप्स मिल रहे हैं, रैपिड डिलीवरी, कोड सही है फ़ौरन डिलीवर करो, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनीवन, आपने फ़ौरन कोड को रिलीज़ कर दिया. आपकी वो रिलायबिलिटी, डेलीगेशन, टीम टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप. कि इसका मतलब मकसद क्या होगा कि फिर अगर देखें आपके डेवऑप्स आप फॉलो कर रहे हैं और आपकी 2-3 टीम्स हैं, तो हर टीम को होगा कि हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा जो नया फीचर है वो रिलीज़ हो. पहले क्या होता था, जब हम आगे मतलब माइक्रो सर्विसेज के कॉन्सेप्ट पे भी जाएंगे थोड़ा सा, मैं तब भी डिस्कस करूंगा कि होता ही है कि आपका कोड सही है आपकी टीम का लेट से, बट किसी और टीम का कोड गलत है, बट यू हैव टू वेट फॉर देम. क्या जब तक उनका कोड सही नहीं होगा, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट से नहीं पास हो रहे होंगे. बट माइक्रो सर्विसेज करती ही ये है कि आपकी
एप्लीकेशन को डिवाइड कर देंगी कि एक एप्लीकेशन एक टीम की या एक माइक्रो सर्विस एक टीम को हैंडल कर, एक टीम एक माइक्रो सर्विस को हैंडल कर रही है, दूसरी टीम दूसरी माइक्रो सर्विस को हैंडल करी, तो दे डोंट हैव टू वेट फॉर ईच अदर कि यार इसका कोड सही होगा तो तब हम चलेंगे। तो इसी वजह से यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप में डिवाइड हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर इसी तरह से अगर उसके बाद कोई डिले आ रहा है तो देन यू कैन पिन पॉइंट कि यार किस टीम में मसला है या कौन सी टीम लैग कर रही है। तो अगर आपका माइक्रो सर्विसेज होंगी यू कैन इजीली बेसिकली मैयर कि यार कौन सी टीम लैग कर रही है, कौन सी टीम अच्छी तरह से फास्टर सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से डिलीवर कर रही है। आप स्केल अप कर सकते हैं। स्केल अगेन क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्लीट डेवऑप्स प्रोसेस, या जो डेवऑप्स माइंडसेट है उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड्स प्ले अ वेरी मेजर रोल। तो स्केलिंग उधर से कवर हो जाती है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जब चाहें जैसे चाहें आप स्केल अप कर दें, स्केल डाउन कर दें। फॉर एग्जांपल जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, तो कुछ अर्सा पहले, आज से मेरे ख्याल से साल पहले शायद, पोकेमॉन गो एक एप्लीकेशन आई थी, बहुत हिट हुई थी। उन्होंने मेरे ख्याल से इन अ मंथ पता नहीं कितने मिलियंस उनके यूज़र हो गए थे, और मेजॉरिटी लोग बेसिकली उसको यूज़ करना शुरू हो गए थे, इस एप्लीकेशन को खेलना शुरू हो गए थे। तो बैक एंड पे उनके पास क्यूबरनेटिस था जिसकी वजह से दे कुड इजीली स्केल अप, और वही मतलब महीने 2 महीने के बाद उनका लोड कम हो गया। अब ऑब्वियसली अगर उन्होंने फिजिकल सर्वर्स खरीदे होते तो उनको एक दफ़ा सर्वर जो उन्होंने खरीदा था वो तो उनका ज़ाया चला गया, महीने 2 महीने बाद तो उसका जो यूजेज था वो बहुत कम हो गया था। तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो जाता कि उन्होंने फिजिकल सर्वर्स खरीद लिए और बाद में उनकी जो डिमांड थी वो कम होगी, तो अब उनके सर्वर ज़ाया चले जाएंगे। सो रादर देन यूजिंग फिजिकल सर्वर्स उन्होंने क्लाउड यूज़ किया और क्यूबरनेटिस यूज़ किया, तो वो इजीली स्केल अप कर सके। इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन, सिक्योरिटी वाइज आपको बेनिफिट हो जाते हैं डेवऑप्स की वजह से, क्योंकि डिफरेंट टीम्स होंगी, डिफरेंट कन्फिग्रेशन होगी, एक टीम दूसरे की कन्फिग्रेशन को देख ही नहीं सकती, छेड़ ही नहीं सकती। तो दैट वुड टोटली जो वो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि यार उसने मेरी चीज़ ख़राब कर दी या उसकी वजह से मेरी ये प्रॉपर्टी ख़राब होगी या ये कन्फिग्रेशन ख़राब होगी, वो चीज़ ही ख़त्म हो जाती है। कमिंग टू ट्रेंड्स, ये ट्रेंड्स से 2016 के बेसिकली कंपनीज कैसे एंटरप्राइज वाइड अडॉप्ट कर रही हैं डेवऑप्स को। 31 थे उन्होंने डेवऑप्स बेसिकली कुछ बिजनेस यूनिट्स अपने कुछ बिजनेस यूनिट्स में अप्लाई कर दिए, बट नॉट ऑल ऑफ द कंपनी इज टूवर्ड्स डेवऑप्स। 29% जो थे वो एक एक प्रोजेक्ट में या एक टीम में कर रहे थे, 12% का चांस ही नहीं था, 7% को पता ही नहीं था, और 21% कंपनीज वो थी जिन्होंने कंपनी वाइड अडॉप्ट कर लिया था। और ये 2016 की रिपोर्ट है, मैं लेटेस्ट रिपोर्ट देखना चाह रहा था, मुझे मिली नहीं, बट द नंबर्स आर क्वाइट हाई नाउ। ये नंबर्स 2016 के हैं, तो अब द नंबर्स आर क्वाइट हाई, द नंबर्स हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। ये गूगल सर्च का ट्रेंड है सिर्फ डेवऑप्स का, और 2019 में मतलब ये भी 2019 तक का है। अब इसके बाद तो बेसिकली इन द पास्ट मेरे ख्याल इन 2020 तो और ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ गई, बिकॉज एज यू सी एवरीथिंग हैज़ ग्रॉन डिजिटल। जब हर चीज़ डिजिटल पे चली गई है तो आपको कोई ना कोई बंदा चाहिए कि जो आपके एप्लीकेशंस को मैनेज कर रहा होगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर रहा होगा। आज कल मतलब आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे कि जो डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उनकी मतलब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है या डाटा साइंस। नो डाउट दैट हाइप इज़ करेक्ट, मैं मानता हूँ वो हाइप बिल्कुल सही है कि यार वो हाइप होनी भी चाहिए कि डाटा साइंस और मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द न्यू ऑयल, जो लोग कहते थे कि वो न्यू ऑयल ही है आज इस ज़माने का। बट द इशू इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनको कंप्यूट चाहिए होती है, उनको ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो उसको सपोर्ट कर सके। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग के जितने भी आपके एल्गोरिथम्स हैं उनको कंप्यूट चाहिए, वो थोड़े कंप्यूट इंटेंसिव होते हैं, उनको मेमोरी चाहिए, रैम चाहिए। जब तक आपके पास एक बंदा ही नहीं होगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सके, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर की सारी डिटेल्स पता हो, हाउ कैन यू रन अ AI बेसिकली सॉल्यूशन ऑन टॉप ऑफ इट। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, हार्डवेयर ही नहीं है, जब आपकी फाउंडेशन ही नहीं है, आपके घर की फाउंडेशन ही नहीं बनी हुई, आप ऊपर सोच रहे हैं कि मैं घर में लाइटें कौन सी लगवाऊंगा या मैं लाइटें अच्छी लगवा लूँ, जब तक बेस नहीं आपकी सही होगी तो आप ऊपर वाला काम तो मतलब बात की बात है। आपने एल्गोरिदम्स तो डिफाइन कर दिए, बट एल्गोरिदम्स ने चलना तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एक फिजिकल सर्वर पे है। वो फिजिकल सर्वर को मैनेज करने वाला तो बंदा आपके पास होना चाहिए। तो इसीलिए अभी AI की बहुत हाइप है। मतलब एट दिस वेरी टाइम अगर मैं सही कहूँ तो पाकिस्तान में शायद वो डेवऑप्स का उस तरह से ट्रेंड नहीं आया हो, बट बाहर बहुत ट्रेंड चेंज हो चुका है और बाहर पीपल आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग टुवर्ड्स डेवऑप्स। और डेवऑप्स मतलब बहुत डिमांड हो, ये AI कंपनीज ही बहुत ज़्यादा मूव कर रही हैं। जो AI कंपनीज आज से 2 साल पहले MVP कर रही थी,
एक इनिशियल सिर्फ डिज़ाइन बना रही थी, आज उन लोगों ने वो डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन सर्वर्स पे, तो उन्हें वो बंदे चाहिए कि जो डिप्लॉय करके दे सकें उन्हें। कुछ हम सैलरी वाइज बात कर लेते हैं। तो दीज आर द सैलरीज इन 2018 ओवर यूरोप बेसिकली, क्या उनकी सैलरीज थी, और ये सैलरीज टॉप ऑफ द लाइन है। आप कहीं पे भी यू नॉट बिलीव ऑन मी, आप गूगल खुद करें टॉप सैलरीज फॉर मतलब फील्ड्स, आईटी फील्ड्स, तो डेवऑप्स आपको टॉप 5 में तो लाजमी ही मिलेगा, टॉप 5 में तो आपको डेवऑप्स लाजमी ही मिलेगा। बल्कि दीज आर सम एस्टॉनिशिंग फैक्ट्स फॉर मी एज वेल। ये 2018 का है, मैंने लिंक दिया हुआ है, मतलब मैं खुद नहीं बोल रहा, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। स्टैक ओवरफ्लो का ये सर्वे है, यूनाइटेड स्टेट्स में डेवऑप्स स्पेशलिस्ट इज गेटिंग मोर सैलरी देन अ डाटा साइंटिस्ट। सिर्फ बात हुआ कि उधर उन्हें पता चल गया है कि जब तक फाउंडेशन का बंदा हमारे पास नहीं होगा, हम ऊपर का बंदा करते भी रहें, वी डोंट हैव दैट मच बेनिफिट। तो यूनाइटेड स्टेट में ये 2018 का सर्वे है, ये उनका 2019 का सर्वे है। स्टैक ओवरफ्लो का अपना सर्वे है, स्टैक ओवरफ्लो के अपने ब्लॉग से मैंने उठाया हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स में डेवऑप्स का बंदा हाईएस्ट पेड, यूनाइटेड किंगडम में डेवऑप्स का बंदा हाईएस्ट पेड, इंडिया में डेवऑप्स इज हाईएस्ट पेड, जर्मनी में DevOps is highest paid, और सब मतलब डाटा इंजीनियर डाटा साइंटिस्ट इज कमिंग ऑन द सेकंड स्पॉट इफ यू सी इट अगेन। तो मतलब डाटा इंजीनियर डाटा साइंटिस्ट की भी डिमांड बढ़ रही है, जैसे मैंने कहा द हाइप इज रियल, उधर हाइप रियल है वो मैं मानता हूँ, बट अगेन पॉइंट बीइंग कि जब बंदा नहीं होगा वो डाटा साइंस के जो भी आप एल्गोरिथम उनको रन करने के लिए, तो आप एट द एंड ऑफ द डे आपको बंदा हायर करना ही पड़ेगा। तो दीज आर जस्ट एक्चुअल फिगर्स कि डेवऑप्स का क्या ट्रेंड चल रहा है। जब सैलरी हाई होती है, सैलरी हाई इसीलिए होती है कि बंदे शॉर्ट हैं मार्केट में, आपको एक बंदे को अपनी मुंह मांगी सैलरी देनी पड़ती है क्योंकि आपको उसके कंपेटिटर नहीं मिल रहा। सप्लाई एंड डिमांड का टोटल कॉन्सेप्ट, इस वक्त मार्केट में डेवऑप्स इंजीनियर की बहुत कमी है। हम लोग खुद, मेरी कंपनी मतलब वी वर हायरिंग फॉर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर कि हमें कोई अच्छा एक्सपीरियंस बंदा मिल जाए, बट हमें कोई अच्छा एक्सपीरियंस बंदा नहीं मिला। एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों ने फ्रेश को ही हायर किया, मतलब जिनको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड था, और उनको फिर हम खुद ट्रेन किया। बट हमें उस तरह से क्योंकि एक्सपीरियंस बंदा नहीं मिल रहा था, और एक दो मिले, बल्कि जस्ट टू क्लियर दैट हमें एक दो बंदे इवन मिले, बट एंड हम लोगों ने उनकी सैलरी जितनी उन्होंने मांगी वी एक्सेप्टेड दैट एज वेल, बट एट द एंड ऑफ द डे उनकी अपनी कंपनी ने वो सैलरी और बढ़ा के दे रिटेन्ड देम, क्योंकि उन्हें पता था यार ये चला गया तो हमें एक और बंदा स्क्रैच से सिखाना पड़ेगा उसको, तो उन्होंने उसको रोक लिया। हालांकि मैं जिनका बता रहा हूँ वो मतलब उनका इंडस्ट्री का 6 महीने का एक्सपीरियंस होगा टोटल, और वो अपनी मुंह मांगी सैलरीज हमसे भी उन्होंने मांगी, हमने एक्सेप्ट की, और उनकी अपनी कंपनी ने भी उनकी सैलरी एक्सेप्ट करके उन्हें रोक लिया। ये ग्लास डोर पे डेवऑप्स इंजीनियर की जो एवरेज सैलरी है इन द यूनाइटेड स्टेट्स और ओवर द वर्ल्ड, तो वो मतलब $115,000 ऑलमोस्ट बनती है, जो कि मेरे शायद डाटा साइंटिस्ट की ऑलमोस्ट इससे शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो, 120 तक होती है शायद डाटा साइंटिस्ट की। और ये ग्लास डोर पे सर्वे है, ग्लास डोर पे एक्चुअल बंदे सर्वे ही फिल करते हैं। और इसी तरह जो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, डेवऑप्स और साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, दीज आर टू डेजिग्नेशंस की जो डेवऑप्स इंजीनियर या डेवऑप्स जो हम कोर्स बेसिकली कवर कर रहे होते हैं, तो दीज आर ऑल द डेजिग्नेशंस दैट यू कैन अप्लाई ऑन। तो आप अगर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर को देखें, डेवऑप्स और इसमें फ़र्क ये होता है कि इनका काम वो होता है, अगर आप साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर हैं तो यू आर टोटली बेस्ड ऑन कि आपने उनकी जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिलायबल बनाना है, पूरे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलायबल बनाना। आप शायद वो जो CI/CD वाला पार्ट होगा वो थोड़ा कम होगा, बट आपने उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलायबल बनाना है। और डेवऑप्स का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा काम ये भी करेंगे और थोड़ा सा काम आप CI/CD पाइपलाइंस में भी कर रहे हैं, सो योर वर्क वुड बी डिवाइडेड इन ऑल ऑफ दैट। और आपकी डेवलपमेंट भी होगी, डेवऑप्स में डेवलपमेंट भी इंक्लूडेड होती है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस के डेवऑप्स, अभी तक हमने जो बात की कि डेवऑप्स एक कल्चर है, डेवऑप्स आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, आपके अपने माइंडसेट्स चेंज करने चाहिए अपनी कंपनी में, आपको अपने मैनेजर्स को या जो हायर मैनेजमेंट है उसको परसुएड करना चाहिए कि वी शुड मूव टू डेवऑप्स। बट कैसे मूव करें, मतलब डेवऑप्स अभी तक तो हमने बात की ना कि सॉफ्टवेयर जल्दी रिलीज करना है, तो रिलीज कैसे करना है। नाउ कमिंग टू दोज पार्ट्स के क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फॉर डेवऑप्स। फर्स्ट बीइंग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब है जैसे ही कोड कोई भी बंदा मतलब लिख रहा है, जैसे भी लिखता जा रहा है और अगर वो सही होता जा रहा है तो उसे मर्ज करते जाओ टू अ सेंट्रल रिपोजिटरी।
फॉर एग्जांपल जिनने अगर कोई वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया हो तो गिटहब पे या कहीं पे भी किसी भी गिट उसमें डिफरेंट ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट होता है। एक होती है मास्टर ब्रांच और फिर आप अपनी ब्रांच उससे बेसिकली एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं और उसका कोई भी आपने नाम रखना है आप रख लें। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ मास्टर ब्रांच एंड देन देयर इज़ अ फीचर वन ब्रांच। अब मेरा फीचर कंप्लीट हो गया है और अगर टेस्ट पास हो गए हैं सो आई शुड मर्ज इट ऑन टू द मास्टर ब्रांच एट वंस, या डेवलप ब्रांच अगर आपने डेव के लिए कोई ब्रांच रखी हुई है तो आप फ़ौरन आप कंटिन्यूसली इंटीग्रेट करते रहें अपने कोड को। अगर कोड सही है फ़ौरन इंटीग्रेटेड टू द मास्टर ब्रांच, डोंट वेट फॉर मतलब कि अभी ये नहीं है, अभी वो है, अभी फीचर ऐसा होगा। डेवऑप्स का मतलब ही ये है कि छोटी छोटी चेंजेस को आप रिलीज करो, चाहे वो मतलब बहुत ही माइन्यूट फीचर ही क्यों ना हो, बहुत ही माइन्यूट क्यों ना, आप उसको रिलीज कर दो। इसी तरह उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली आपके ऑटोमेटेड बिल्ड और टेस्ट चलेंगे। आप की गोल जो है आपका वो है फेल फास्ट, अगर तो गलती है मतलब वही जैसे मैंने कहा कि अगर तो गलती है तो फेल फास्ट एंड टेल द डेवलपर्स एट सून एज पॉसिबल, और अगर कोड सही है तो मर्ज इट ऑन टू द मास्टर ब्रांच एज सून एज पॉसिबल। इसका फायदा वही होगा कि आपके मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आएंगे क्योंकि आप जल्द से जल्द कोड को मर्ज करते रहेंगे। ये मतलब उसकी डायग्राम है। आपका जो भी आप लेट्स से गिटहब यूज़ कर रहे हैं, आपने अपनी ब्रांच निकाली, आपने अपनी ब्रांच पे कोई भी वर्क फीचर ऐड करना था, आपने फीचर ऐड कर दिया। अब आपके यूनिट टेस्ट चलेंगे, यूनिट टेस्ट चलने के बाद कोड एनालाइज होगा कि कोड सही है कि नहीं है, कोड में कोई और इशू तो नहीं है। इधर आपने यूनिट टेस्ट के वाइज आपने कोड को सिंटैक्टिकली चेक कर लिया कि यार मेरा कोड सिंटैक्टिकली तो सही है। कोड एनालिसिस में आपने चेक कर लिया कि मेरा कोड लॉजिकली सही है कि नहीं है, कि मेरी जो कुछ कन्वेंशन है, लेट्स से हर कंपनी की अपनी कन्वेंशन होती है, हर टीम की कन्वेंशन होती है, तो आपकी टीम के वाइज कोड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, या वो सब कुछ। तो आपने कोड एनालाइज कर लिया, फिर आपने टेस्ट की कवरेज देख ली यार कितनी कवरेज है, क्या क्या कुछ है, एंड देन यू बेसिकली मर्ज इट ऑन टू द मास्टर ब्रांड और आपसे रिलीज कर दो आगे। ये कंटिन्यूस इंटीग्रेशन है। कमिंग टू कंटिन्यूस डिलीवरी में वही CI स्टेज अप्रूव होगी आपकी, आपका मतलब कोड यूनिट टेस्ट और बाकी चीज़ें सही चल गई हैं। अब आप क्या करेंगे, आप एक कोई टेस्ट इन्वायरमेंट लेट से आप बना सकते हैं अपना डेव इन्वायरमेंट। अक्सर कंपनीज में दो इन्वायरमेंट होते हैं, डेव होता है और एक प्रोड होता है। तो आपने डेव इन्वायरमेंट में अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया, आपने अब उस पर एंड टू एंड टेस्ट चलाए, एंड टू एंड टेस्ट कह लें, इंटीग्रेशन टेस्ट कह लें, अब आपने वो चीज़ चलाई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अब इसमें जैसे लिखा हुआ है कैन यूज ब्रांचिंग स्ट्रेटजी अदर देन मास्टर, सो बेसिकली व्हाट इट मींस इज कि आपकी मेन ब्रांच थी मास्टर, आपने डेवलप की ब्रांच बनाई जिसमें आपका डेव इन्वायरमेंट चल रहा होगा, मास्टर पे प्रोडक्शन चल रहा है, डेवलप पे डेव इन्वायरमेंट चल रहा है। आपने डेवलप से अपनी ब्रांच निकाली फीचर वन की, उसको कंटिन्यूसली इंटीग्रेट करके आपने वो देखा, तो फीचर वन इज नाउ इंटीग्रेटेड ऑन टू डेवलप ब्रांच। अब डेवलप ब्रांच को आपने डेव इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर दिया, जो भी आपका चेंज था वो चेंज डेव इन्वायरमेंट में डिप्लॉय होगा। डेव इन्वायरमेंट एंड यूजर्स के लिए नहीं होता, जस्ट टू क्लैरिफाई, वो आपकी इंटरनल टीम के लिए होता है कि आप इंटरनल टीम सिर्फ वेरीफाई कर ले। तो आपने डेव इन्वायरमेंट में डिप्लॉय किया, आपने वेरीफाई कर लिया कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है, और फिर आपने उसके ऊपर एंड टू एंड टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट चलाए, और अगर वो सब कुछ पास हो गया नाउ यू कैन, अच्छा ये यहाँ तक हो गया। अब अगर कोड सही है, मतलब एंड टू एंड टेस्ट भी पास हो गए हैं, अब आप मास्टर ब्रांच में मैनुअली उसको अपग्रेड करते हैं या मतलब मर्ज करते हैं फ्रॉम डेवलप ब्रांच टू द मास्टर ब्रांच। अगर आप मैनुअली करते हैं तो उसे कंटिन्यूस डिलीवरी कहते हैं, और अगर आप ऑटोमेटिकली करते हैं तो उसे प्रोडक्शन वो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस डिलीवरी एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट इज के ऑटोमेटिक बेसिकली डिप्लॉयमेंट टू द प्रोडक्शन सर्वर। मतलब अब कैसे होगी ये, आपने कोड लिखा, आपने टेस्ट किया, आपका टेस्ट हो गया, आपने स्टेजिंग या डेव इन्वायरमेंट में डिप्लॉय किया, आपके इंटीग्रेशन टेस्ट चले या एंड टू एंड टेस्ट चले, जो कि फ्रंट एंड के बेसिकली होते हैं, जो UI बेस्ड होते हैं, आपने एंड टू एंड टेस्ट चलाए, अब एंड टू एंड टेस्ट भी पास हो गए हैं। अब आपने वो चीज़ कंटिन्यूसली मतलब आपने प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दी, यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर टेस्ट कि आप वही चीज़ को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं। बट मेजॉरिटी कंपनीज क्या करती हैं, जैसे पाकिस्तान में भी इवन मेजॉरिटी कंपनीज क्या होते हैं, डेव तक तो ऑटोमेटिक हो गया कि डेव इन्वायरमेंट में आपकी चीज़ चली गई, आपका फीचर चला गया। नाउ यू वुड एक मैनुअल टेस्टर बैठ के आपसे वो करेगा,
एक मैनुअल टेस्टर बेसिकली आपसे लिखेगा कि यार उसकी पूरी टेस्टिंग कर रहा होगा, एक एक बटन दबा के देख रहा होगा सही चल रहा है नहीं चल रहा, फिर वो प्रोडक्शन में खुद मैनुअली डिप्लॉय करेगा प्रोडक्शन में। तो ये कंटिन्यूस डिलीवरी है और ये कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट है जिसमें सब कुछ ऑटोमेट होता है। अच्छा क्वेश्चन है माजिद असदुल्ला का, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी डन विद DevOps एंड क्लाउड? अच्छा यू वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? या आई वुड लाइक टू। अच्छा व्हाट कौन से प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं? ऑलमोस्ट सारी प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं जिसमें भी बेसिकली आपकी टेस्टिंग हो सकती है, जो भी कहीं किसी भी एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिप्लॉय होगा, मतलब सॉर्ट ऑफ हर ही प्रोजेक्ट, वेब प्रोजेक्ट्स हो गए, बैकएंड्स हो गए, फ्रंट एंड्स हो गए, मोबाइल एप्लीकेशंस हो गई। आप बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशंस में जो मैं डेव और प्रॉड कह रहा हूँ, आपके पास डिफरेंट एम्यूलेटर्स होते हैं, तो आप उन एम्यूलेटर को सेटअप करके उनमें एक्चुअल टेस्ट चला सकते हैं, अपने जो इंटीग्रेशन टेस्ट हैं। तो सॉर्ट ऑफ किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अब आजकल इवन द नेक्स्ट हाइप थिंग इज, मतलब डेवऑप्स भी अभी तो बहुत हाइप है, लेकिन इससे भी जो भी अगली हाइप आई वो IoT रिलेटेड प्रोडक्ट्स के लिए डेवऑप्स देना। IoT का क्या मकसद है कि वो हो सकता है आपके मोबाइल में हो, वो हो सकता है आपका किसी और चीज़ में हो सकता है, आपके किसी और सिस्टम में, किसी घड़ी में हो, कहीं पे भी हो, तो कहीं से भी डाटा आ रहा हो, कहीं पे भी आपने छोटा सा कोई सर्वर लगा के वो IoT डिवाइस बनाई हुई है। तो नाउ दैट इज द नेक्स्ट डिफिकल्ट थिंग, जिस पे आजकल मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च और काम चल रहा है। तो ये सॉर्ट ऑफ मेजर डिफरेंस हो गया डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट में। डिप्लॉयमेंट अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ लें तो CI/CD stages are approved, changes approved from CI/CD are deployed to production, can use branching strategy master। जैसे मैंने बताया कि मास्टर विल बी यूज फॉर प्रोडक्शन, तो आप प्रोडक्शन में उस चीज़ को डिप्लॉय करने ऑटोमेटिकली, तो वो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट बन गई। एट दिस वेरी पॉइंट अमेजोन तो बहुत ज़्यादा कर रहा है, मतलब अमेजोन में तो कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट ही होती है, जो अमेजोन के अपने सर्वर्स हैं सब कुछ है, बट कुछ जगहों पे मतलब बहुत ज़्यादा वाइडली यूज अभी कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट शायद नहीं हो रही होगी वर्ल्ड में पूरे, तो अभी लोग मैनुअल की तरफ ही हैं, बट द गोल इज टू मूव टू ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट्स। अच्छा द थर्ड कॉन्सेप्ट, ये तो हो गया CI/CD। द थर्ड कॉन्सेप्ट इज माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट क्यों इतना हिट है और क्यों डेवऑप्स को ये कॉम्प्लीमेंट करता है, डेवऑप्स की जो फिलॉसफी थी उसको कॉम्प्लीमेंट करता है ये। आप लोगों ने मतलब मेजॉरिटी ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ऊप के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि यार ऊप का कॉन्सेप्ट होता है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हो। तो उसका मकसद क्या था? पहले क्या होता था, आप एक ही फाइल में पूरा कोड लिख देते थे, मतलब लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन आपने पूरा कोड लिख दिया एक ही फाइल में। उसकी जगह ऊप का कॉन्सेप्ट आ गया कि यार आप फंक्शंस बना लो, अगर आपका कोड मतलब सेम है, सिमिलर है, तो आपने उसका फंक्शन बना लिया, आपने उसकी जगह मतलब क्लासेस बना ली, कोई एब्स्ट्रैक्शन ले आया, आप अपनी क्लासेस बना लिया, अपनी क्लासेस को यूज़ कर लिया। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर आप उसको बड़े लेवल पे लेके जाएं तो वो सर्विसेज के कॉन्सेप्ट में आ गया। कि पहले क्या होता था, आप एक ही सर्विस बनाते थे, एक ही एप्लीकेशन बनाते थे, उसी में आपका पूरा कोड चल रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी एक, अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं, तो आपकी एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, तो एक ही एप्लीकेशन है जिसमें आपकी हर चीज़ का कोड लिखा हुआ है। शॉपिंग वेबसाइट फ्रंट एंड भी है, अकाउंट्स भी है, ऑर्डर भी है, उसी के अंदर डाटा एक्सेस की भी लेयर लिखी हुई है जो डाटा को एक्सेस करती है, और फिर आपका एक डाटाबेस है। अब इसमें से अगर आप मुझे बताएं कि इन्वेंट्री में एक एरर आ जाए, इन्वेंट्री के कोड में, जिस बंदे ने भी इन्वेंट्री का कोड लिखा था उसमें कोई एरर आ जाए, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी वेबसाइट बैठ जाएगी। क्योंकि अगर किसी ने एरर आया और उसने log.fatal किया हुआ है, तो log.fatal से तो आपकी एप्लीकेशन वो हो जाती है, टर्मिनेट हो जाता है, आपका प्रोसेस ही सॉर्ट ऑफ किल हो जाता है, तो आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी और इधर आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा आपकी यूआई पे, मतलब जो एंड कस्टमर है उसको आपकी एप्लीकेशन का पता चल जाएगा कि देयर वाज अ डाउन टाइम। माइक्रो सर्विसेज में आप क्या करते हैं, हर माइक्रो सर्विस को जो भी मतलब आपकी मोनोलिथिक जो दूसरी होती है उसको मोनोलिथिक कहते हैं, तो आप मोनोलिथिक सर्विस में से डिवाइड कर लेते हैं कि मेरे बिजनेस यूनिट्स कौन कौन से हैं, या मेरी एब्स्ट्रैक्शन क्या क्या बनती है मेरे कोड में से। फॉर एग्जांपल इन दिस केस आपकी अकाउंट्स की अलग इंफॉर्मेशन है कि अकाउंट्स की हैंडलिंग कैसे करनी है,
आपकी ऑर्डर्स की अलग है कि कोई बंदा मतलब ऑर्डर तो वही करेगा ना जो पहले लॉगिन करेगा। काफी बंदे हैं वो तो लॉगिन ही नहीं करेंगे, वो तो सिर्फ मतलब इन्वेंट्री देखेंगे और प्रोडक्ट्स देखेंगे खाली। वो तो मेजॉरिटी बंदे तो आपकी वेबसाइट पे लॉगिन ही नहीं करेंगे, तो फजूल का लोड पड़ रहा है पूरी एप्लीकेशन पे, और आपको पूरी एप्लीकेशन स्केल अप करनी पड़ेगी अगर लोड बढ़ गया। इन दिस केस अगर आपकी एप्लीकेशन पे लोड बढ़ गया, आपने कोई सेल लगाई थी, लेट्स से ईद आ रही है तो आपने ईद पे सेल लगा ली, कोई भी अपनी वेबसाइट पे कुछ भी लगा लिया, तो आपको सिर्फ ये दो माइक्रो सर्विसेज को स्केल अप करना पड़ेगा, बेसिकली प्रोडक्ट सर्विस और इन्वेंट्री सर्विस को, कि वो क्योंकि मेजॉरिटी बंदे तो लॉग इन भी नहीं करते, वो तो विंडो शॉपिंग कर रहे होते हैं, वो तो बाहर बाहर से सिर्फ चीज़ें देख रहे होंगे। तो आपका जो लोड बढ़ेगा वो बढ़ेगा प्रोडक्ट्स की माइक्रो सर्विस पे और इन्वेंट्री की माइक्रो सर्विस पे। अकाउंट सिर्फ उसको लिए यूज़ होगा कि जो लॉग इन करेगा, ऑर्डर भी वही करेगा जो लॉग इन करेगा, और प्रमोशंस भी मतलब उसी को ही नजर आएंगे कि जो लॉग इन करेगा उसको कोई आपने वाउचर दे दिया, कुछ दिया। सो माइक्रो सर्विसेज का फ़ायदा यहाँ पे आ जाता है कि आपने बड़ी सर्विस को छोटी छोटी माइक्रो सर्विसेज में डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन द बिजनेस यूनिट्स या बेस्ड ऑन द लॉजिकल यूनिट्स जो आपके बनते हैं, और उनका डेटाबेस भी डिवाइड कर दिया आपने। क्योंकि इन दिस केस अगर आपका डेटाबेस डाउन हो जाए, मतलब आपने कोई डेटाबेस यूज़ किया, आपका डेटाबेस डाउन हो जाए, पूरी एप्लीकेशन डाउन है। बट इन दिस केस अगर आपका डेटाबेस डाउन, ऐसे एक का डेटाबेस डाउन होता है तो बाकियों को शायद फ़र्क ना भी पड़ रहा हो, बाकियों को पता ना चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और इसी तरह से फिर आपको यूआई में डिवाइडेड वे में एप्लीकेशन नज़र आ रही होती है, बट आपको पता नहीं चलता कि क्या चीज़ किधर से आ रही है और क्या चीज़ कैसे इंटीग्रेट हो रही है। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देख लें तो नेटफ्लिक्स की ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा माइक्रो सर्विसेज हैं, ट्विटर पे भी 500 से ज़्यादा माइक्रो सर्विसेज हैं। अच्छा, क्वेश्चन है डेटाबेसेस एंड प्रोग्रामिंग नॉलेज आर नेसेसरी फॉर डेवऑप्स इंजीनियर। क्वेश्चन है किसी का। अच्छा, डेटाबेसेस एंड प्रोग्रामिंग नॉलेज इज नॉट दैट मच। जैसे प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा नॉलेज इसलिए होना चाहिए कि आपको कोड एटलीस्ट समझ आ सके कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द कोड। जब आप कोड डिप्लॉय करने लगे हैं, अगर है आपको डेटा मतलब प्रोग्रामिंग नॉलेज है, तो मतलब उससे तो बेनिफिशियल कुछ हो नहीं सकता। इफ़ यू आर अ डेवलपर एंड यू कम इनटू अ डेवऑप्स फील्ड, तो और अगर आपको डेवलपमेंट बैकग्राउंड है तो वो तो बहुत बेहतरीन सीन है। बट अगर आपको नहीं है, एटलीस्ट आपको इतनी प्रोग्रामिंग जरूर आनी चाहिए कि यू कैन अंडरस्टैंड द कोड बाय लुकिंग इनटू इट। क्योंकि आपको अक्सर कोड जब डिप्लॉय करना पड़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि यार क्या कोड मतलब सॉर्ट ऑफ क्या कर रहा है, इसको मैंने डिप्लॉय करना है तो किस लैंग्वेज का कोड है, इसको मैं कैसे लेट्स से डॉकराइज करूंगा, या मैं इसको कैसे, जब मैंने डिप्लॉय कर दिया तो डिप्लॉय होने के बाद कोई एरर आ रहा है तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन या लॉग्स को पढ़ना या वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। डेटाबेसिस का नहीं आना चाहिए। डेटाबेसेस आर नॉट कंपल्सरी कि आपको डेटाबेसेस का पूरा डिटेल नॉलेज हो, आपको डेटाबेसेस डिप्लॉय करना आनी चाहिए, आपको डेटाबेस मतलब चीज़ें डिप्लॉय करनी आनी चाहिए कि वो आप डिप्लॉय कर सकें वो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इफ़ वी हैव नॉट प्रोग्रामिंग स्किल्स देन हाउ वी राइट द CI/CD। अच्छा, बेसिकली पॉइंट आपका सही है कि हाउ कैन वी राइट द CI/CD पाइपलाइंस, लेकिन देखिए प्रोग्रामिंग नॉलेज और स्क्रिप्टिंग नॉलेज डिफरेंट होती है। प्रोग्रामिंग करना मतलब अगर आपको जावा का कोड लिखना है या करना है वो एक सेपरेट चीज़ है, बजाय आपने अगर एक शेल का स्क्रिप्ट लिखना है या आपने जेंकिन्स की अब जैसे पाइपलाइंस होती हैं वो जावा यूज़ कर रही होती हैं, या वो ग्रूवी लैंग्वेज बेसिकली होती है, ग्रूवी इज बेस्ड ऑन जावा, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको प्रोग्रामिंग चाहिए, लेकिन आप शेल के थ्रू या शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू ये चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। बट हाँ, स्क्रिप्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, ऑब्वियसली इट इज़ रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग बट थोड़ी सी डिफरेंट है। स्क्रिप्टिंग मतलब थोड़ी आसान उस केस में कह सकते हैं आपकी होती है, बट ऑब्वियसली हाँ स्क्रिप्टिंग नॉलेज आपको आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग से बेहतर वर्ड होगा स्क्रिप्टिंग नॉलेज इज़ कंपलसरी इफ़ यू वांट टू कम इनटू द डेवऑप्स फील्ड। बट प्रोग्रामिंग नॉलेज अगर ये उनके लिए जिनकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी नहीं है, कुछ होते हैं ना जो कहते हैं कि हम प्रोग्रामिंग हमें समझ आ जाती है, कोड समझ आ जाता है बट हमसे खुद नहीं होती, तो उनके लिए ये है कि वो स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। वो मतलब शायद उन्हें कोड ना लिखना पड़े उस तरह से कभी भी। अच्छा, एग्जांपल्स में वही था कि हेल की 450 माइक्रो सर्विसेज हैं, ट्विटर पे 500 प्लस माइक्रो सर्विसेज हैं। ये सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा एग्जांपल है कि उनकी क्या नेटफ्लिक्स में कितनी है और अमेजोन पे कितनी है। ये जो छोटे छोटे डॉट नजर आ रहे हैं दीज आर वन माइक्रो सर्विसेज, और इस तरह से उनका पूरी डिवीजन हुई हुई है। फिर वही सॉर्ट ऑफ एग्जांपल मोनोलिथिक को आपने डिवाइड किया माइक्रो सर्विसेज में, तो कुछ तो माइक्रो फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन आपने करवानी है। इसका फ़ायदा एक और फ़ायदा भी है, जैसे हमने ऊप की कॉन्सेप्ट की बात की कि इसका फ़ायदा ये भी है कि यू वुड नॉट वी बेसिकली यू कैन रीयूज द कोड।
आपने एक माइक्रो सर्विस लिख दी लेट्स से ऑथेंटिकेशन की, तो आपकी 5 एप्लीकेशंस आपने कल को लिखनी है, तो वही आप पूरा का पूरा माइक्रो सर्विसेज एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, वही कोड एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो, बजाय कि आप मतलब दोबारा लिखो। तो माइक्रो सर्विसेज का ये भी एक फ़ायदा है कि उनका कोड सेपरेट होगा, कोड बेस सेपरेट होगी, बाकी चीज़ें भी सेपरेट होंगी। अच्छा, क्वेश्चन है माई I know Python databases PHP but not to script even one work as system engineer on AWS. ओके मतलब प्रोग्रामिंग वही मैंने कहा अगेन, स्क्रिप्टिंग अगर आपकी स्ट्रांग है, इफ़ यू बिलीव योर स्क्रिप्टिंग इज रियली स्ट्रांग, सो यू कैन एक्सेल इन डेवऑप्स फील्ड, आप मतलब चीज़ें कर सकते हैं। ऑब्वियसली इतना प्रोग्रामिंग तो आपने लिखा माई प्रोग्रामिंग इज वीक, प्रोग्रामिंग एक वही बनती है कि आपको प्रोग्राम करना समझना आना चाहिए, एटलीस्ट करना ना भी आना हो, करना भी मतलब कभी कभार देयर वुड बी ए नीड कि आपको शायद करना पड़ जाए, बट अगर आपको नहीं आता और आपकी ये चीज़ पहले से ही वो है कम्युनिकेटेड है टू योर टीम, मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती बट मुझे बाकी चीज़ें सब कुछ आती हैं। देखें वही वाली बात है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ के। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आपको अपनी स्क्रिप्टिंग स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, आपको अपना डॉकर का नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना है, आपने अपना क्यूबरनेटिस का नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना है, और आपने मतलब हेल्म और इन चीज़ों का नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना है। तो फिर प्रोग्रामिंग वाली चीज़ें शायद लोग स्किप भी कर जाएं। इज माइक्रो सर्विस अ सिंपल वेब एपीआई? यस, इट इज़ अ सिंपल वेब एपीआई। आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो रेस्ट एपीआई कॉल्स के थ्रू हो रही होती है। आप जितनी भी माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं आपकी, फॉर एग्जांपल गुड क्वेश्चन, मैं इसको मिस शायद कर गया, जैसे हमने इसमें बात की, देखें अकाउंट्स और ऑर्डर्स आपस में लिंक्ड हैं। जब बंदा लॉग इन होगा तभी वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है, तो उसको अकाउंट की इन्फॉर्मेशन तो चाहिए कि अली कहूट ने लेट से ये वाला ऑर्डर प्लेस किया है, तो यू नीड इन्फॉर्मेशन ऑफ अकाउंट। तो उसके लिए वो उसको जेसॉन कॉल या एक एपीआई कॉल बेसिकली करेगा, और जेसॉन में उसका रिस्पॉन्स आएगा कि यार अली कहूट ये यूज़र है, इसका ये नाम है, इसकी ये चीज़ें हैं, मतलब ये आईडी है इसकी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इतने ऑर्डर्स हमारे पास डेटाबेस में हैं। सो दिस थिंग ये हमेशा एक एपीआई कॉल के थ्रू होता है। ऑर्डर्स जो है वो अकाउंट सर्विस जो एक एपीआई कॉल करेगी। सो जो मतलब जितने भी होते हैं, तो आप एक सिंपल वेब एपीआईज बना के उनकी आपस में एपीआई कॉल्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट बेसिकली द बिगेस्ट आई वुड से द बेनिफिट ऑफ जिसने डेवऑप्स को क्या बल्कि पूरी सॉफ्टवेयर डिलीवरी और सॉफ्टवेयर की चीज़ों को चेंज कर दिया, वो थी क्लाउड कंप्यूटिंग। कि आप सॉफ्टवेयर कैसे डिलीवर करेंगे, सॉफ्टवेयर कैसे डिप्लॉय करेंगे, वो मतलब बहुत एक मेजर पार्ट है उसका क्लाउड कंप्यूटिंग का। क्लाउड कंप्यूटिंग का फ़ायदा क्या है कि आपने ऑन डिमांड क्लाउड पे चीज़ें कंप्यूट हो गया, कंप्यूट से मुराद है वर्चुअल मशीन्स, आपने प्रोविज़न कर ली। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाउड में एक मिनट, एक क्वेश्चन है, आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट of PS Computer Science, will I be able to learn this course? Obviously ये कोर्स मतलब फ्रेश ग्रेजुएट के लिए तो आई वुड बिलीव कि ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एट दिस वेरी पॉइंट फ्रेश ग्रेजुएट्स को कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता सॉफ्टवेयर डिलीवर कैसे होता है। उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। हमारे पिछले आइट्रेशंस में काफ़ी ऐसे थे जो फ्रेश ग्रेजुएट, बल्कि फ्रेश भी नहीं थे, जो कि आखिरी सेमेस्टर में थे, वो उन्होंने कोर्स अटेंड किया था। एक फ्रेश ग्रेजुएट थे, उनकी अभी जॉब रिसेंटली थर्ड आइट्रेशन में थे, उनकी अभी जॉब मतलब लग गई है डेवऑप्स से ही फील्ड में। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स हो जो अपने फाइनल सेमेस्टर्स में लेट्स से हैं या फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए तो ये कोर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। How can we study Docker and Kubernetes in DevOps course? Basically, how much we can study? Basically, काफ़ी we discuss almost many things. डॉकर की हम सारी कमांड सारी चीज़ें कवर करते हैं, डॉकर कंपोज भी कवर करते हैं, डॉकर स्वाम भी कवर होता है, क्यूबरनेटिस से रिलेटेड भी ऑलमोस्ट आई वुड से 50% जो क्यूबरनेटिस की चीज़ें बंद होती हैं वो हम कवर कर लेते हैं अपने कोर्स में। ऑब्वियसली क्यूबरनेटिस इन इटसेल्फ इज़ अ कंप्लीट बीस्ट, आई वुड से बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट मतलब वो चीज़ें हैं, लोगों के 4-5 साल के एक्सपीरियंस हैं उसके पीछे, तो ऑब्वियसली वो सब कुछ तो नहीं कवर होंगे, बट द कॉन्सेप्ट जो हम कवर करते हैं वो 50% कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं क्यूबरनेटिस के भी, और डॉकर के तो ऑलमोस्ट सारे ही हो जाते हैं कॉन्सेप्ट कवर इन दिस कोर्स। और हमारा कोर्स जैसे वो एडवर्टाइज भी है, तो इट्स 70%
बेसिकली हैंड्स ऑन, 60 to 70% हैंड्स ऑन होता है। लैब्स होती हैं, आप लैब खुद करते हैं अपनी मशीन्स पे, तो आपको जो एक हैंड्स ऑन पार्ट होता है, जो एक लेट्स डर होता है स्टार्टिंग का, वो आपका पूरा कवर हो जाता है इन द ड्यूरिंग द कोर्स। अच्छा, हाउ डू यू कंपेयर एज्योर डेवऑप्स वर्सेस ओपन सोर्स टूल्स फॉर डेवऑप्स लाइक जेंकिंस, डॉकर एक्सेट्रा? अगेन द क्वेश्चन बीइंग कि यार आप एज्योर डेवऑप्स को उनसे कैसे कंपेयर करते हैं? डेवऑप्स मैंने फिर वो बताया कि इसको आप एक स्ट्रेटजी के तौर पे देखेंगे। डेवऑप्स की स्ट्रेटजी क्या थी? वो डेवऑप्स प्रोवाइड हर क्लाउड करता है, हर बंदा करता है, और मतलब बहुत सारे टूल्स हैं इस तरह करने में। मतलब CI/CD के लिए अगर मैं कहूँ तो जेंकिंस है, गिटहब एक्शंस है, गिटलैब CI है, AWS कोड कमिट है, AWS कोड पाइपलाइन है, एज्योर की पूरी डेवऑप्स है। तो टूल्स बहुत ज्यादा हैं, बट वी डोंट कवर एनी स्पेसिफिक क्लाउड इन दिस कोर्स। व्हाट वी थिंक इज कि यार आपको हम इतना इनेबल कर लें कि आपको कॉन्सेप्ट्स और आपको चीजें आ जाएं, ताकि आप जो अगली चीज़ें हैं वो आप खुद से ही केटर कर सकते हैं। आपको मतलब एज्योर डेवऑप्स में भी जाहिर सी बात है एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट्स ही लिखने हैं या स्क्रिप्टिंग की थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो वो बेसिकली सिंपल वो वाला पार्ट है। अच्छा, I joined later, will recording be available to us? I don't know about the recording. What charges आप डाइस की टीम से पूछ सकते हैं उनको मैसेज करके। Kubernetes is separate job, CK certification, if we learn on the Kubernetes part we can get job. Obviously मतलब Kubernetes तो एक पूरी वही है सर्टिफिकेशन। जहाँ तक बात है CK की सर्टिफिकेशन, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, वो आपको कोर्स के बाद खुद से चीज़ें भी कवर करनी पड़ेंगी। आई वुड नॉट से कि आप एक कोर्स कर लोगे तो आप वो वाली सर्टिफिकेशन कर सकते हो, बट ऑब्वियसली 50% चीज़ें जैसे मैंने कहा वो कवर हो सकती हैं। What are the prerequisites? What course DICE offer which come before DevOps? DevOps ही prerequisite course है, मतलब स्टार्टिंग कोर्स ही है। मैं अभी क्वेश्चंस को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं और कंटेंट रह जाएगा, तो मैं अभी क्वेश्चंस को पॉज कर रहा हूँ। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम दोबारा बात करते हैं। आप ऑन डिमांड आपको कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मिल जाते हैं। आपने जितनी VMs लेनी है, जो जब स्केल अप करना है, जब स्केल डाउन करना है, और यू वुड हैव टू पे फॉर ओनली व्हाट यू यूज़। फॉर एग्जांपल मैंने आज एक VM स्टार्ट की है जो इसकी 8 GB रैम थी या 2 CPUs थे, और मैंने कल बंद कर दी, तो मुझे सिर्फ इन 24 आवर्स के ही पैसे पड़ेंगे, या जितने भी मैं घंटे यूज़ करूँगा 5 घंटे अगर मैं ऑन रखूँगा तो मुझे 5 घंटे के पैसे पड़ेंगे सिर्फ, जिसकी वजह से इट मेक्स इट क्वाइट ईजी फॉर एन एंड यूज़र कि वो उन चीज़ों को इजीली डिप्लॉय कर सकता है, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल अप कर सकता है। जब लोड बढ़ा तभी स्केल अप किया, जब लोड कम हुआ आपने स्केल डाउन कर दिया तो आपके कॉस्ट कम हो गई। सेल्फ सर्विस, अपनी जितनी भी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं। मेजर जो मतलब क्लाउड की फ़ायदे हैं वो ये हैं। इसी तरह फिर क्लाउड आपको मैनेज सर्विसेज भी देता है। एक तो था ना सिर्फ मैनेज्ड VMs देना या मैनेज्ड कंप्यूट देना, इसी तरह आपको पूरी मैनेज सर्विसेज मिलती हैं कि आप पूरे जैसे अब एज्योर डेवऑप्स की बात हो रही है तो एज्योर पूरा का पूरा डेवऑप्स की चीज़ें भी आपको देता है, या आपको अब क्यूबरनेटिस है, क्यूबरनेटिस आपको मैनेज्ड सर्विसेज मिल जाती हैं, मैनेज्ड क्यूबरनेटिस के क्लस्टर्स मिल जाते हैं उधर से, कि वो पूरा क्यूबरनेटिस का क्लस्टर वो मैनेज कर रहे होंगे, आपने सिर्फ अपने वर्कर नोड्स को ऐड करना है और आपने अपनी एप्लीकेशंस को उसमें डिप्लॉय कर देना है। तो क्लाउड्स के ये फ़ायदे हैं। कमिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, अगेन मैंने जो बात कही, द माइंडसेट इज, एक डेवऑप्स के बंदे का माइंडसेट हमेशा ये होगा कि वो चीज़ें जल्द से जल्द डिप्लॉय कर सके। फॉर एग्जांपल आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको 5 VMs आपको मतलब आपके जो क्लस्टर है जो भी आपके 5 VMs बेस्ड है, और आपने पांचों में माजिद माजिद आफ्टर 15 मिनट्स में थोड़ा सा ये कवर करके फिर आई वुड कम बैक टू क्वेश्चंस। यू रेज योर हैंड, तो मैं सिर्फ वो क्लेरिफाई करूँगा, आई वुड कम बैक टू द क्वेश्चंस, और मैं थोड़ा सा ये चीज़ कवर करूँ क्योंकि वी आल्सो हैव अ हैंड्स ऑन टास्क जो कि मतलब आई वुड बी डूइंग, तो आई वांट टू फिनिश दैट एज वेल इन दिस वेबिनार। थोड़ा सा मैं कोर्स को कवर करके इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स में आपसे क्वेश्चंस दोबारा रिज्यूम कर लूँगा। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोर, जैसे मैंने कहा आपको जेंकिंस इंस्टॉल करना है, आपको टॉमकैट चाहिए, आपको नाजियोस चाहिए, आपको कोई डेटाबेस चाहिए, एंड अगर ये आपको चीज़ें एक VM पे इंस्टॉल करनी है तो वो तो आसान है कि आपने VM सेटअप की, किसी भी क्लाउड पे आपने जाके VM सेटअप किया, आपने पहला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, बट इसको आप स्केल अप नहीं कर सकते। कल को आपको जब 50 VMs के ऊपर ये काम करना पड़ेगा तो आप कैसे करेंगे?
कल को इवन 50 VMs खड़ी करेंगे, आप कैसे करेंगे? AWS में जब आप एक VM सेटअप करने लगते हैं तो आपसे कम से कम भी मेरे ख्याल से 20 to 30 ऑप्शंस पूछता है कि आपने VM का नाम क्या रखना है, आपने स्टोरेज क्या रखनी है, आपने कंप्यूट कितनी रखनी है, आपने नेटवर्किंग कैसे करवानी है, SSH की पेयर क्या देना है। ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस वो आपसे पूछता है जो आपने फिल कर रहे होते हैं, फिर आप एक VM सेटअप कर पाते हैं। तो अगर आपने उसको ऑटोमेट किया होगा, आपने उसको थ्रू कोड लिखा हुआ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के मतलब डिफरेंट वो होते हैं, टूल्स होते हैं, तो अगर आपने थ्रू कोड वो सारी चीज़ें हैंडल की होंगी तो दैट वुड बी मच बेटर, ताकि वो आप इजीली स्केल अप कर सकें, स्केल डाउन कर सकें। अगेन थोड़ी सी बस डेफिनेशन को कवर कर लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। नो नीड फॉर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OS इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वर्स कैन क्विकली बी क्रिएटेड और रिक्रिएटेड। जैसे मैंने बताया, आपने एक दफ़ा अगर एक चीज़ लिख दी है दैट वुड बी यूज्ड टू क्रिएट योर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो 50 दफ़ा भी चलेगी तो वो वही रिस्पॉन्स आएगा। अगर आप मैनुअल कर रहे होंगे तो मैनुअल में हो सकता है एक दफ़ा आपने चलाया तो सही चले क्योंकि आपने एक सेटिंग सेट कर दी थी, दूसरी दफ़ा चलाएं तो ना चले, हो सकता है यू मिस्ड दैट सेटिंग, तो जिसकी वजह से वो दूसरी दफ़ा शायद वो ना चले। फिर आपकी ऑडिट आ जाती है, कि आप ऑडिट कर सकते हैं कि यार किसने कोड को चेंज किया। आपने अगर कोड को किसी वर्जन कंट्रोल में रखा होगा तो आपको पता होगा कि यार ये कोड को कौन चेंज कर रहा है। अगर आप मैनुअल चीज़ें रखेंगे तो कौन बंदा क्लाउड पे जाके क्या चीज़ें चेंज कर रहा है आपको पता भी नहीं चलेंगी। और इसी तरह अगर आपका लेट से डेव इन्वायरमेंट, हमारा जैसे एक कस्टमर था, उनका प्रोडक्शन फुली डाउन हो गया था, कि मतलब उनका सिस्टम हैक हुआ और उन्होंने उसका पूरा प्रोडक्शन सिस्टम ही डाउन कर दिया। अगर आपने दोबारा रीक्रिएट करना है प्रोडक्शन सिस्टम या बेसिकली रीस्टोर करना है टू द प्रीवियस वर्जन, तो अगर आपका सब कुछ एज कोड होगा तो आपने सिर्फ वो कोड दोबारा चलाना है, जो जिस भी टूल को आप यूज़ करें, एंसिबल है, टेराफॉर्म है, जो भी है, आप उसको रन करेंगे तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा एज इट इज़ खड़ा हो जाएगा जैसे वो पहले था। So that's the benefit of infrastructure as code. Recreation of environment, deploy everything in an automated way or through scripts. Main purpose is to have state and deployment manifest in a central place. ये different tools and Terraform, Ansible, Puppet, Chef. हम लोग Ansible cover करते हैं, Terraform को हम stuff cover करते हैं। मतलब Terraform को मैं personally मतलब जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको मैं इतना पुश दे देता हूँ कि they can start working on it. फिर अगला चीज़ है GitOps. आई वुड रिकमेंड यू टू रीड अबाउट GitOps एज वेल, कि GitOps क्या कॉन्सेप्ट है। फिर आगे मॉनिटरिंग, लॉगिंग एंड ट्रेसिंग, कि आप अपने जो भी एप्लीकेशन उसको डिप्लॉय कर रहे हैं ऑन द क्लस्टर, सो यू कैन इजीली मॉनिटर देम। मॉनिटरिंग में भी दो चीज़ें आ जाती हैं, आपका क्लस्टर मॉनिटरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, और दूसरी एप्लीकेशन मॉनिटरिंग, कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में मेमोरीज तो नहीं फुल हो रही, कि हो सकता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने एक VM ली हुई है तो वो VM तो फुल होने लग गई होगी है, मेमोरी फुल हो रही है। और दूसरी मॉनिटरिंग है आपकी एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग, आपकी एप्लीकेशन कितना मेमोरी यूज़ कर रही है, कंज्यूम कर रही है, या आपकी एप्लीकेशन ने लेट से कितने थ्रेड्स ओपन किए हुए हैं, या आपकी एप्लीकेशन किस तरह परफॉर्म कर रही है, कितना बॉटल नेक कर रही है, तो उसकी मॉनिटरिंग करना। तो बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ देम, कि आपने मॉनिटरिंग भी करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप रखना है, आपने एप्लीकेशन की भी मॉनिटरिंग करनी है कि एप्लीकेशन भी आप रहे। तो इसके लिए देयर आर डिफरेंट टूल्स जो आप डिप्लॉय करते हैं और आप उन्हें मॉनिटर कर रहे होते हैं। एक्टिव मॉनिटरिंग टू इंश्योर 24/7 अलर्ट्स, आप अलर्ट सेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट योर जॉब, अगेन डेवऑप्स इंजीनियर का काम मैनुअल कुछ नहीं है। उसका काम ये नहीं है कि वो सारा दिन अपने सामने डैशबोर्ड खोल के बैठा रहे और डैशबोर्ड में देखता रहे कि यार ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर 80% मेमोरी पे चला गया, ये जो VM है ये 60% मेमोरी पे है। वो अलर्ट सेट करेगा बेसिकली। अगर अलर्ट्स का मतलब क्या है कि अगर आप ऐसा अलर्ट सेटअप कर सकते हैं कि इफ़ माई मशीन गोज अबव 80% ऑफ मेमोरी यूजेज तो मुझे ईमेल आ जाए। तो जैसे ही आपको ईमेल आएगी देन यू वुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ये नहीं कि आप सारा दिन ही बस डैशबोर्ड खोल के बैठे हैं और आप डैशबोर्ड में देखी जा रहे हैं कि कितना मेमोरी यूज़ हो रही है, क्या क्या कुछ यूज़ हो रहा है। तो अगली बात लॉगिंग की आ गई। लॉगिंग काफ़ी लोग इसको मतलब थोड़ा सा गलत टर्म में लेते हैं। लॉगिंग का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन जो लॉग कर रही है, द एप्लीकेशन मतलब जो भी लॉग्स को वो कर रही है, यू शुड कंबाइन दैट इनटू अ सेंट्रल प्लेस।
कुछ लोग कहते हैं एप्लीकेशन का लॉग करना इज लॉगिंग, बट इन एक्चुअल वो नहीं है। लॉगिंग का मतलब ये होता है कि आपने जितने भी एप्लीकेशन जो लॉग्स मतलब आउटपुट कर रही हैं, आपने वो सब लॉग्स कलेक्ट किए और आपने एक सेंट्रल प्लेस पे डंप कर दिए, ताकि कोई भी बंदा उधर से लॉग्स को वेरीफाई कर सके, बजाय कि आप हर बंदे को बताओ कि यार तुम्हारा लॉग इस वीएम पे पड़ा है, तुम्हारा लॉग उस वीएम पे जाके खुद ही देख लो। तो लॉगिंग के मुराद ये होती है कि आपने उन सबको कलेक्ट किया और आपने एक सेंट्रल प्लेस पे डंप कर दिया। अब आप उस डंप को सबके साथ शेयर कर देंगे और सारे उसको मतलब अपने साथ फिल्टर करके देख रहे होंगे कि यार मेरी एप्लीकेशन क्या लॉग कर रही थी। इसी तरह से आप लॉगिंग में चेक कर सकते हैं कि कभी भी आपकी एप्लीकेशन में अगर एरर लॉग हो तो आप उसी वक्त ही उसको बेसिकली कर दें, आप रिस्पॉन्ड करें उस एप्लीकेशन के। टीम्स कैन मॉनिटर देयर एप्लीकेशन स्टेट, और फिर आप अपने टीम्स को इनेबल कर सकते हैं कि वो अपने लॉग्स खुद से देख लें या अपनी मॉनिटरिंग, अपनी एप्लीकेशन मॉनिटरिंग खुद से देख लें। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करें और एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग या वो चीज़ें वो टीम्स खुद से हैंडल कर रही हैं। अच्छा, ट्रेसिंग पे मैं बाद में आता हूँ एक एग्जांपल के साथ। मतलब ट्रेसिंग, व्हाट इज ट्रेसिंग? मॉनिटरिंग और लॉगिंग तो हो गया। दिस इज अगेन मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग। मॉनिटरिंग में आप हर एप्लीकेशन और हर नोड पे जा जाके देख रहे होंगे कि सब कुछ सही है कि नहीं। जा जाके देख नहीं रहे होंगे, मतलब आपने ऐसे टूल्स डिप्लॉय किए होंगे जो ये काम कर रहे होंगे। और लॉगिंग, सारी एप्लीकेशन जितनी भी आपकी माइक्रो सर्विस हैं वो सब लॉग्स पुश कर रही होंगी टू अ सेंट्रल लॉगिंग सिस्टम, जहाँ से आप अपने लॉग्स को व्यू कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारे साथ खुद ये बहुत दफ़ा हुआ है कि डेवलपर कहता है मेरी तो गलती नहीं है। एप्लीकेशन डाउन हो जाए या एप्लीकेशन में एरर आ जाए तो डेवलपर कहता है मेरी तो गलती नहीं है, मैंने तो सही कोड लिखा हुआ है। तो अगर तो आपने लॉगिंग इम्प्लीमेंट की होगी तो आप उसे वो लॉग दिखा सकते हैं कि यार तुम्हारे एप्लीकेशन ने ये लॉग राइट किया था एट दिस टाइम, तो तुम्हारी ही गलती है, दिस इज़ नॉट एनीवन एल्सेस मिस्टेक। तो ये सिर्फ मतलब उसके लिए है कि आप you can audit each and every step of your application या of your complete cluster। आपको पता चल सकता है यार क्या एरर आया था, किस टाइम पे आया था, क्यों आया था, उसका पीछे रीज़न क्या थी या क्या क्या कुछ था। अच्छा, ये है ट्रेसिंग के। ट्रेसिंग बेसिकली क्या करती है? आपने एक जैसे मैंने बताया कि इन माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर्स, अब आपकी जो कॉल्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। आपकी एक कॉल जो थी अब वो मल्टीपल कॉल्स में शायद डिस्ट्रीब्यूट हो गई हो, क्योंकि एक माइक्रो सर्विस ने किसी दूसरी माइक्रो सर्विस को कॉल करनी है, दूसरी ने तीसरी को शायद करनी है, और फिर इस तरह से रिस्पॉन्ड बैक होना है। तो ट्रेसिंग का मतलब ये होता है कि यू वेरीफाई कि किस माइक्रो सर्विस ने कितना टाइम लिया फॉर द प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल, पहली कॉल आई फ्रंट एंड पे और टोटल कॉल ने लिए हैं ऑलमोस्ट 732 मिलीसेकंड। अगर हम इस इमेज को देखें, टोटल कॉल ने लिए 732 मिलीसेकंड। अब वो 732 मिलीसेकंड का ब्रेकेज क्या है? पहली कॉल गई एसक्यूएल को, एसक्यूएल से ऑब्वियसली अगला बंदा वेरीफाई हुआ होगा यहाँ पे एसक्यूएल, उसने लिए 300 मिलीसेकंड। दूसरी कॉल गई ड्राइवर की एपीआई कॉल या माइक्रो सर्विस को रेडिस के पास, उसने ऑलमोस्ट 211 माइक्रो मिलीसेकंड लिए बाकी। और ये 7 साइमल्टेनियस कॉल्स थी, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस सॉरी कॉल्स थी। और फिर आपके राउट पे इतने 100 मिलीसेकंड लगे, लेट से इधर 60 मिलीसेकंड लगे, तो इन सबको कंबाइन करके आपके पास 732 मिलीसेकंड लगे। होता यही है कि आपके पास 5 माइक्रो सर्विसेज हैं, हो सकता है उनमें से एक चोक करना शुरू कर दे क्योंकि उसको मेमोरी या सीपीयू कम मिल रहा हो, तो वो चोक कर रही हो, या उसका डेटाबेस चोक कर रहा हो, तो वो टाइम ज़्यादा ले रही हो। तो इन माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चर ट्रेसिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ताकि आप देख सकें कि यार किस माइक्रो सर्विस ने डिले लाया है और क्यों लाया है, फिर आप उस पर काम करें, बजाय कि आप पूरी एप्लीकेशन को देखते रहें या अपनी 5-6 माइक्रो सर्विसेज को सब कुछ देखते रहेंगे किधर इशू आया हुआ है या क्या हुआ हुआ है। द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने पहले भी बात की कि कम्युनिकेशन एंड फीडबैक के डेवऑप्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है आप कम्युनिकेट करें अपनी टीम्स के दरमियान और अपनी जो एक कंटिन्यूस फीडबैक का लूप है उसे कंटिन्यूस रखें। डेवलपर की गलती है, डेवलपर को बताएं कि तुम्हारे कोड में ये गलती है, और डेवलपर भी उस चीज़ को माइंड ना करे कि यार मेरा एरर मुझे बता रहा है या मुझे वो कर रहा है। कस्टमर से फीडबैक लेके मैनेजर को दें, या मतलब उस तरह से करें कि हमने अगला फीचर क्या इम्प्लीमेंट करना है, जैसे जो प्लानिंग वाला पार्ट है। और फिर अगर आपसे कोई गलती होगी है, फॉर एग्जांपल
अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है या कुछ है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और यू टेल द टीम कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है बिकॉज ऑफ दिस इशू, मैं आई एम लुकिंग इनटू इट। जब टोटली कम्युनिकेट करते हैं ताकि सबको पता हो, ऑल द टीम इज ऑन द सेम पेज। एट द एंड ऑफ द डे डेवऑप्स का मेन जो मतलब फ़ायदा है या मकसद है वो यही है कि आप जल्द से जल्द कोड को डिलीवर करें विद द शेयर्ड पेन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या विद द शेयर्ड ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दैट कैन बी डन थ्रू कम्युनिकेशन एंड फीडबैक। Give continuous feedback if feature is correct and deploy it, take feedback from customer। अगर कोड में गलती है तो डेवलपर से पूछें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में गलती है तो टीम्स को एज सून एज पॉसिबल बता दें। अक्सर होता यही है कि डेवलपर इंजीनियर ऊपर वाले 2 काम कर लेते हैं, तीसरा काम नहीं करते क्योंकि द थर्ड स्टेप बेसिकली रेजोनेट्स विद देमसेल्फ कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में गलती आई है तो वो उनका मसला है, तो उन्हें लगता है कि यार ये तो अच्छा खासा बड़ा इशू हो जाएगा। नाउ कमिंग टू कि भाई डेवऑप्स लोग कहते थे हम बड़ा डेवऑप्स कर रहे हैं, या उन्होंने मतलब पोजीशंस रखी होती हैं कि यार डेवऑप्स इंजीनियर की पोजीशन है, बट जो मैंने अभी सारी चीज़ें डिस्कस की उनमें से कुछ भी नहीं होता उन पे। ना वो स्टैंड अप्स कर रहे हैं, ना वो एजाइल को फॉलो कर रहे हैं, ना कोई CI हो रहा है, ना CD है, ना कोई पाइपलाइन है, ना कुछ है। बस उन्होंने एक डेवऑप्स इंजीनियर रखा हुआ है जिसका काम क्या है, वो कोड की मैनुअल पहले टेस्टिंग करेगा, उस कोड को फिर वो जो पैकेज फॉर्म में लेट से जाके AWS के सर्वर पे मैनुअली पुश कर दिया करेगा या कॉपी कर दिया करेगा और वो फिर एप्लीकेशन चल जाएगी। तो वो डेवऑप्स नहीं है। अगेन डेवऑप्स के मकसद पे या मतलब पे ना जाएं, लेकिन कि भाई हम डेवऑप्स, कोई कंपनी कहती है हम डेवऑप्स करते हैं, तो वो डेवऑप्स जब तक इन एक्चुअल एक मैनेजर डेवऑप्स एक कल्चर का नाम है, फिलॉसफी का नाम है, जब तक उन्होंने ये फिलॉसफी को इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, माइक्रो सर्विसेज नहीं बनाई हुई, एक सर्विस बनाई हुई, एक मोनोलिथिक सर्विस है और वो कहते हैं हम डेवऑप्स करते हैं, तो दैट इज़ नॉट एन आइडियल वे या दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे कि आप कहो कि भाई हम डेवऑप्स करते हैं। समरी जैसे अगेन IT ऑपरेशंस उनको रियलाइज़ हुआ कि देयर वाज अ डिसफंक्शन, आपके बहुत टाइम ज़ाया होता था डेवलपर्स और ऑपरेशंस के अपनी लड़ाइयों में या अपने ब्लेम गेम्स में, तो उसकी वजह से आपके जो एप्लीकेशन थी वो डिप्लॉय होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती थी। तो जस्ट टू मतलब रीआइट्रेट, आप देख सकते हैं कि एजाइल पिछले मतलब 5-6 सालों में बहुत हिट हुई है, या मतलब बहुत ज़्यादा उस पर बातें हुई हैं। और डेवऑप्स तो आए हुए ही मेरे ख्याल से 1-2 साल, मतलब जो आए हुए तो ज़्यादा टाइम हो गया, बट हिट हुए हुए या थोड़ा सा पॉपुलर हुए हुए 1-2 साल हुए हैं। सो यू कैन इमेजिन कि अगले 4-5 साल में ये इसकी बूम या जो इसकी पॉपुलैरिटी है, इट विल इंक्रीज इवन मोर, और इट विल इंक्रीज इवन मोर, और देन इट विल बेसिकली हो सकता है उसके 5-6 साल बाद कोई और इस तरह की एक और फिलॉसफी आ जाए। तो जब वो फिलॉसफी आ जाए, अगर आप डेवऑप्स नहीं आपको पता होगी या डेवऑप्स के टूल्स आपको नहीं पता होंगे, तो आप अगले फिलॉसफी या अगले टूल पे नहीं जा सकते। तो इसलिए एट दिस वेरी मोमेंट मतलब डेवऑप्स सैलरी वाइज मैं आपको दिखा चुका हूँ स्टैट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कि क्या स्टैट्स हैं। जॉब्स वाइज अगर आप आज लिंक्डइन पे जाके या किसी भी जॉब पोर्टल पे जाके डेवऑप्स इंजीनियर्स को सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा क्या। और दूसरा सबसे बड़ा इशू ये होता है, अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर मिलता नहीं है। जॉब्स तो शायद फिर भी हों, लेकिन उन्हें कोई अच्छा इंजीनियर मिल नहीं रहा होगा, बिकॉज एट दिस वेरी टाइम देयर इज अ शॉर्टेज। सप्लाई एंड डिमांड वाले केस में सप्लाई अभी कम है, डिमांड ज़्यादा है। तो एट दिस वेरी पॉइंट अगर आप इस फील्ड में जाते हैं, और ये मैं मतलब अपने पर्सनल उससे बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि देर आर क्वाइट सम टाइम्स कि जिधर लोग मतलब आर आस्किंग मी कि यार हमें कोई अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बताएं, हमें कोई रिसोर्स दें, हमें कोई रिसोर्स बताएं। तो या इफ़ यू आर विलिंग, तो मतलब बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को नहीं मिल रहा होता कोई अच्छा बंदा। मतलब अभी इन दिस टाइम पाकिस्तानी इंडस्ट्री में इफ आई टेल यू, तो मोबिलिंग कंटेनर्स पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब स्लोली वो कुबरनेटिस पे भी आ जाएंगे। टेलीनॉर मूव हो रहा है इस तरह से, मतलब बाकी काफ़ी कंपनीज हैं जो बड़े मेजर मतलब वो हैं कंपनीज हैं, वो कंटेनर्स पे और इन चीज़ों पे शिफ्ट हो रही हैं। Again, it is a combination of cultural philosophies, practices and tools. इंक्रीज डेवऑप्स के फ़ायदे यही हैं कि आपकी हाई वेलोसिटी बढ़ जाती है, आप अपनी एप्लीकेशंस को हाई वेलोसिटी पे डिलीवर कर सकते हैं, जल्द से जल्द डिलीवर कर सकते हैं, नो लॉन्गर साइलोड। अच्छा, समटाइम्स इवन मर्ज्ड इनटू अ सिंगल टीम। अच्छा, एक और पॉइंट ये कि माइक्रो सर्विसेज और डेवऑप्स का फ़ायदा क्या हुआ। पहले क्या होता था कि यू हैव 20 डेवलपर्स, 5 operations guy and 5 QA मतलब people in your team।
एंड योर होल कंपनी लेट्स से। तो डेवलपर्स की अपनी पॉलिटिक्स होती थी, क्यूए वालों की अपनी पॉलिटिक्स होती थी, ऑपरेशंस वालों की अपनी पॉलिटिक्स होती थी। मतलब वो सारे मिल के एक ग्रुप बना लेते हैं कि यार हम तो डेवलपर हैं, हम लोग क्यूए वालों के खिलाफ हैं, हम ऑपरेशंस वाले हैं तो हम इनके खिलाफ हैं लेट्स से। तो पॉलिटिक्स प्ले नॉट इवन इन पाकिस्तान, सारी दुनिया में ये सारी दुनिया में ये काम होता है। आप नहीं कह सकते ये सिर्फ पाकिस्तानियों में ऐसा है या कुछ ऐसा, इट हैपन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो जब माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आया उसका फायदा क्या हुआ कि आपने टीम्स को डिवाइड कर दिया, और फिर डेवऑप्स मतलब उसी को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो फायदा क्या हुआ, जो पहले पॉलिटिक्स थी कि भाई 20 डेवलपर्स की अपनी पॉलिटिक्स चल रही है, 5 क्यूए वालों की अपनी पॉलिटिक्स है और 5 ऑपरेशन वालों की अपनी पॉलिटिक्स है। नाउ यू ब्रेक इट डाउन इनटू 4 डेवलपर्स, 1 क्यूए, 1 ऑपरेशंस का है। लेट्स से आपने 5 टीम्स बना दी, 5 माइक्रो सर्विसेज में अपनी एप्लीकेशन को डिवाइड किया और आपने 5 टीम्स बना दी, 4 डेवलपर्स, 1 ऑपरेशंस गाय, और मतलब जो डेवऑप्स जिसको डेवलपमेंट भी आती है और ऑपरेशन भी आती हो, एंड 1 यूए गाय। तो उसका फायदा क्या हुआ, अब जो पॉलिटिक्स होगी वो इन पांचों की आपस में होगी। मतलब हर टीम कहेगी कि हम लोग जल्दी काम डिलीवर करें, या हम लोग चीज को, हमारी टीम सबसे अच्छी है, या हमारा जो माइक्रो सर्विस वाली टीम है हम लोग सबसे अच्छे हैं बाकियों से। तो वो दैट पॉलिटिक्स नाउ प्लेज अ वेरी पॉजिटिव रोल इन योर कंपनी। अगेन समरी में वही डायग्राम जो शुरू में हमने डिस्कस की, द होल साइकिल, आपका कोड हमेशा डिप्लॉय होता रहेगा, कोड इम्प्रूव होता रहेगा, कोड बेहतर से बेहतर होता रहेगा। दैट ऑल कैन बी डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेवऑप्स। ये वही टर्म्स आ गई कि CI/CD की आती है, रिलीज वंस अ वीक, हायर क्वालिटी ऑफ कोड, माइक्रो सर्विसेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम सारा कुछ बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं कि CI/CD क्या होती है, माइक्रो सर्विस क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप शेयर करवा देते हैं विद द टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप क्लाउड पे ले जाते हैं, कंटेनर्स के थ्रू डिप्लॉय करते हैं, क्यूबरनेटिस पे डिप्लॉय करते हैं। क्यूबरनेटिस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक दफ़ा चीज़ को जो डेवलप कर लेंगे, दैट वुड रन ऑन एनी क्लाउड या ऑन एनी इंफ्रास्ट्रक्चर जिधर आपने क्यूबरनेटिस इंस्टॉल कर दिया। फॉर एग्जांपल आपका AWS का क्लाउड है, आपने उधर क्यूबरनेटिस इंस्टॉल किया, आपने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दिया। अब आपके पास एज्योर है, आपने उधर भी क्यूबरनेटिस का एक क्लस्टर चला दिया। नाउ द सेम मैनिफेस्ट दैट वाज बीइंग डिप्लॉयड इन AWS, वो सेम डिप्लॉय हो सकती है एज्योर पे भी। तो वो जो बिल्ड वंस रन एनीवेयर वाला काम था वो इजीली हो गया, वही डॉकर इमेजेस से भी वही चीज़ हेल्प आउट हो जाती है। सो नाउ ये सारी चीज़ें जो थी ये आप हैंडल कर सकते हैं खुद से बेस्ड ऑन द डेवऑप्स प्रैक्टिसेस। जस्ट टू रीआइट्रेट कि हम लोग इस कोर्स में क्या क्या कुछ करा रहे हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया कोड बिल्ड, इसके लिए सारे लोग गिट यूज़ करते हैं, मतलब मेजॉरिटी 95% कंपनीज इसके लिए गिट को यूज़ करती हैं। तो हम लोग भी गिट और गिटहब को कवर कर रहे होते हैं, और सारी जो असाइनमेंट्स और सारी जो लैब्स होती हैं दे आर मेजरली ऑन गिटहब ही, कि आपकी अपनी एक पब्लिक प्रोफाइल बन सके, कि आपकी अपनी पब्लिक प्रोफाइल बने और आप अपनी चीज़ें उधर ही कमिट करें, ताकि अगर इफ इन फ्यूचर यू वांट टू अप्लाई एनीवेयर तो आप उन्हें बता सकते हैं कि यार ये मेरी गिटहब की प्रोफाइल है, जाके देख लें कि मैंने क्या क्या काम किया हुआ है। कोड बिल्ड, टेस्ट, रिलीज, डिप्लॉय, मतलब ये काम आ गया पाइपलाइन का, CI/CD का। तो ये काम हम जेंकिन्स के थ्रू और गिटहब एक्शंस को, पिछले बैच से हमने गिटहब एक्शंस को भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है कोर्स में, तो गिटहब एक्शंस को भी थोड़ा सा कवर करते हैं। टेस्ट और रिलीज वाला पार्ट आ गया। डिप्लॉय हम करते हैं थ्रू कंटेनर्स ऑन क्यूबरनेटिस, तो डिप्लॉय हम कंटेनर्स के थ्रू ऑन क्यूबरनेटिस कर रहे होते हैं। तो वो दोनों पार्ट कवर हो गए कि आपने एक कंटेनर क्या होता है, कंटेनर के थ्रू डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, और क्यूबरनेटिस पे फिर डिप्लॉयमेंट कैसे होती है, और फिर उसको ऑपरेट करना और मॉनिटर करना। मतलब जो पार्ट है क्लस्टर की मॉनिटरिंग है, क्यूबरनेटिस क्लस्टर की मॉनिटरिंग है, वो थोड़ा बहुत कवर हो जाता है उस मॉनिटरिंग में। तो मेजॉरिटी ऑफ दीज थिंग, और इवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो एंसिबल है उसके थ्रू चीज़ें को इस केस में ऑब्वियसली भी हम लोग कोई एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी क्लाउड पे कर नहीं रहे होते क्योंकि उस पर पैसे लगते हैं। तो लेकिन हम एंसिबल की इतनी प्रैक्टिस कर पाते हैं कि आपके लोकल हम 2 VMs बनवा के उसके ऊपर एंसिबल की चीज़ें मतलब चला रहे होते हैं, तो वो उस तरह से वर्किंग होती है। हेल्म भी इसी पार्ट का होता है, तो हम हेल्म को भी बड़ा एक्सटेंसिवली कवर कर रहे होते हैं अपने कोर्स में। तो हाँ, मेरे ख्याल से ये सारे टूल्स ही उसमें कवर हो जाते हैं कि जो कुछ हम इस कोर्स में कवर कर रहे हैं। ये सब कुछ हो गया। अभी मैं क्वेश्चंस
थोड़े से देख लेता हूँ. What are the prerequisites for this course? What course types offer which comes before DevOps? As such कोई prerequisite नहीं है. जैसे मैंने कहा कि आपको थोड़ी स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, थोड़ा सा आपको मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज हो. अगर आप मतलब किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो आपको ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, तो यू वुड हैव द इनिशियल बैकग्राउंड फॉर प्रोग्रामिंग, तो वो आपके लिए उतना काफ़ी है. DevOps के रिलेटेड अभी सिर्फ ये एक ही कोर्स है डाइस में. Sir, what kind of skills are needed in order to understand this course? जैसे मैंने पहले कवर कर दिया कि स्क्रिप्टिंग अगर थोड़ी सी आती है, वैसे हम स्क्रिप्ट्स भी मतलब क्लास में करवाते ही हैं. एज द कोर्स इज 60 to 70% हैंड्स ऑन, तो वो थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग है, थोड़ी बहुत स्टार्टिंग हम करवाते ही हैं. बट जो थोड़ी सी अगर आपको स्क्रिप्टिंग आती है तो वो बड़ा बेनिफिशियल है. आपको प्रोग्राम कोड देख के समझ आ जाती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल. तो ये सारी चीज़ें उधर से कवर हो जाती हैं. When we make CI/CD pipeline in AWS, like using code pipeline, when we move code from dev branch to master branch manually, pipeline automatically trigger using GitHub webhooks and the prod deployment takes place. My question is, continuous delivery or continuous deployment, which one is this? Also, the pipeline automatically trigger when we move code from dev branch to master. देखिए, the point again being कि code जो आप move कर रहे हैं from the dev branch to the master branch, वो थोड़ा सा उसमें एक मैनुअल स्टेप आ जाता है. इसको हम कह तो सकते हैं कि दिस इज कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, बट इसमें थोड़ा सा जो ये वाला एक स्टेप आ रहा है, क्योंकि अगर आपके टेस्ट और वो चीज़ें इतनी पावरफुल हैं, देन यू कैन ऑटोमेटिकली मर्ज इट ऑन टू द मास्टर ब्रांच, कि आप खुद से जो मैनुअल का एक स्टेप भी है ना वो ना रहे, मैनुअल की एक चीज़ भी ना रहे, तो उसको हम कंक्रीटली जिसको कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कहते हैं उसमें होता है कि आपका मैनुअल स्टेप एक भी ना रहे. बट इन योर केस ऑब्वियसली हाँ, मास्टर पे पुश होगा तो पाइपलाइन ट्रिगर होगी, पाइपलाइन प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर देगी. So that is also some sort of a continuous deployment scenario. Logging is just like when we push our code on GitLab, a log history is being maintained, right? No, that is not logging. वो आपकी Git की हिस्ट्री है, या आपकी जो भी आप वर्जन कंट्रोल यूज कर रहे हैं उसकी एक हिस्ट्री है, जो कमिट हिस्ट्री जिसको कहते हैं. लॉगिंग वो चीज़ नहीं होती. लॉगिंग का मतलब होता है आपकी एप्लीकेशन जो लॉग करे. फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी एप्लीकेशन में लॉगिंग लिखवाई होती है कि यार आई रीच्ड दिस एंड पॉइंट, मतलब कोई भी आपने लेट्स से स्लैश हेल्थ का एंड पॉइंट पे आप कॉल हुई, या आप जब एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कुछ एप्लीकेशन लॉग करती हैं कि यार स्टार्टिंग दिस ऑन पोर्ट दिस, और मतलब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, आप कोई एक एरर आ जाता है तो आप लॉग करते हैं. तो लॉग्स वो होते हैं, आप उस लॉग को एक सेंट्रल पेज पे पुश कर देते हैं. Can you elaborate on DevSecOps? Do you also touch it in the course? देखिए, DevSecOps पे भी एक बड़ी डिबेट है कि DevSecOps बेसिकली लोग कहते हैं सिक्योरिटी इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. चाहे वो आज हो, चाहे वो पहले हो, चाहे वो कहीं भी हो, सिक्योरिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, बिकॉज सिक्योरिटी तो आपके मेन फीचर है ना. अगर आपने सिक्योरिटी ही नहीं किया, आपकी एप्लीकेशन किसी भी लेवल की एप्लीकेशन अगर वो सिक्योर नहीं है, तो फिर तो आप मतलब सॉफ्टवेयर ही ना लिखें. वो तो फर्स्ट स्टेप पे ही इज अ शेम ऑन द टीम कि जिसने सिक्योरिटी नहीं डाली. बट सिंपल सी बात है, DevSecOps इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी दैट इज बीइंग कॉइन्ड इन द इंडस्ट्री. DevSecOps, आई एम अ DevSecOps इंजीनियर, या DevSecOps पढ़ लो या ये कर लो. लेकिन फिर मैं वो कहूँगा सिक्योरिटी इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट लाइफ साइकिल. आप उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. What is the duration of the course? It is starting from 8th August, और 8 weeks का course है. Saturdays को almost 8 hours का पर Saturday, मतलब 8 hours का course है. 8th August से start हो रहा है. In the end of course, how much we able to work on junior level DevOps engineer? After the course basically आपको एक project मिलेगा. आपने उसमें दो, अगर मैं मतलब project से बता दूं कि शायद आपको आइडिया हो जाएगा कितना काम आप करेंगे. एक फ्रंट एंड बैक एंड आप लिखेंगे, मतलब लिखेंगे या वो एक पहले से लिखा हुआ होता है, आप उसको यूज़ करेंगे, आप उसको डॉकराइज करेंगे, आप उसकी CI/CD पाइपलाइन लिखेंगे, आप उस CI/CD पाइपलाइन के थ्रू उसको इमेज बना के, डॉकर इमेज बना के डॉकर पुश करेंगे, आप उसको डिप्लॉय करेंगे थ्रू डॉकर कंपोज एंड थ्रू ऑन कुबरनेटिस ऑन हेल्प. तो ये प्रोजेक्ट होता है एट द एंड, जो कि मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंप्लीट करते हैं. तो ये सब कुछ जो हमने कवर किया है सारा कुछ उसमें कवर हो जाता है.
जस्ट लाइक लॉग्स इन एंड्रॉयड स्टूडियो। यस, जो मतलब अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में कोई चीज़ गलत कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको लॉग्स से सॉर्ट ऑफ शो हो रहे होते हैं, तो कह सकते हैं कि आपको लॉग्स। व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स कैन बी डन विद डेवऑप्स एंड क्लाउड? आई थिंक से मतलब ये वही वाली बातें कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। हर सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट ये आप यूज़ कर सकते हैं। आपके बैक एंड है, फ्रंट एंड है, कोई जावा की एप्लीकेशन है, कुछ भी वेब एपीआई है, कोई किसी भी सॉर्ट डाटाबेस है, कुछ भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू DevOps एंड क्लाउड। सर, कोर्स लेवल बिगिनर टू एडवांस और बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल ईच टूल्स कवर 100%? देखें 100% तो कुछ भी नहीं है ना। अगर आप कहेंगे यार मैं आज कहूँ कि मुझे कुबरनेटिस 100% आ गई है, so that would not be correct, क्योंकि इतनी वास्ट फील्ड है, इतने लोग। अगर आप अभी जाके कुबरनेटिस की अपनी रिपोजिटरी देख लें, ओपन सोर्स है वो, तो उस पर मतलब कितने 30-40 हज़ार तो कंट्रीब्यूटर्स हैं खाली, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है उस पर। सो वो बहुत बड़ी फील्ड है, बट ऑब्वियसली आपको 50% क्यूबरनेटिस हम कवर कराते हैं। डॉकर तो ऑलमोस्ट आई वुड से 90% कवर हो जाता है, डॉकर की चीज़ें। जेंकिंस काफ़ी हद तक कवर हो जाता है, गिट तो काफ़ी हद तक, गिट भी इस तरह काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। सो दिस गिव्स यू अ वेरी बिग पुश स्टार्ट, मतलब आपको बहुत बड़ा पुश स्टार्ट मिल जाएगा अगर यू कंप्लीट ऑल द लैब्स, यू कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट्स, यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, और थोड़ा सा मतलब आप मतलब सही तरह से काम करें, सही तरह से चीज़ें सुने, सारे लेक्चर्स अटेंड करें। दैट आई वुड कैन डेफिनेटली बेसिकली गारंटी यू कि ये आपको बहुत बड़ा पुश स्टार्ट दे देगा। अच्छा, क्वेश्चन सारे हो गए। नाउ कमिंग टू द हैंड्स ऑन पार्ट, थोड़ा सा मैं आपको एक एप्लीकेशन के साथ सिंपल सा एक मैं दिखा देता हूँ। आई वुड स्टॉप शेयर एंड देन शेयर द वेब कंप्लीट स्क्रीन। ओके ये एक रिपोजिटरी है, बेसिकली एक गोलैंग की सैम्पल एप्लीकेशन है। हम इस पे आज CI/CD करेंगे थ्रू गिटहब एक्शंस और इसको डिप्लॉय करेंगे ऑन Kubernetes ऑन ओपनशिफ्ट क्लस्टर। बेसिकली ओपनशिफ्ट इज अ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ Kubernetes, तो हम ओपनशिफ्ट के क्लस्टर पे इसको डिप्लॉय करेंगे। अगर मैं इसका लिंक दिखाऊं, ये मेरी एप्लीकेशन अभी डिप्लॉय हुई है। इसका भी कोई API एंड पॉइंट एज सच है नहीं। अगर मैं इसका हेल्थ का एंड पॉइंट करूँ तो मुझे स्टेटस अब दिखाएगा। अगर मैं काउंट का एंड पॉइंट करूँ तो मुझे ये इंक्रीमेंट करता रहेगा काउंटर। दिस इज अ API एंड पॉइंट या वेब API एप्लीकेशन जिसका एक काउंट आपको मिलता रहेगा। गो लैंग्वेज में लिखी हुई है। ओपनशिफ्ट के क्लस्टर में ये चीज़ डिप्लॉयड है। अगर मैं ओपनशिफ्ट का क्लस्टर खोलूँ और ये उसका पूरा कोड है, ओपन सोर्स है, कोड पड़ा हुआ है इसका। आप इसको देख सकते हैं, इसकी गिटहब के एक्शंस पड़े हुए हैं। ये पूरा ओपनशिफ्ट क्लस्टर है। इसकी मैं सिर्फ आपको एक UI दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेरा एक नेम स्पेस है इसके अंदर, और ये मेरी एप्लीकेशन चल रही है प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन, ये मेरा वो है, और ये ही इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मतलब मेरा अकाउंट चल रहा है। अब हमारा लेट से एक डिमांड है कि हम लोगों ने एक एंड पॉइंट एक और करना है। अगर मैं अभी इसके /dice पे जाऊंगा तो मुझे कहेगा नो एंड पॉइंट। /dice पे मुझे कहता है नो एंड पॉइंट। इफ़ आई वांट टू ऐड बेसिकली एंड पॉइंट /dice, और जिसके रिस्पॉन्स में मुझे वो दिखाएगा कि डाइस क्लास इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8 अगस्त। तो इसकी बेसिस पे अगर मैं मतलब चीज़ को डिप्लॉय करना चाहता हूँ, मेरा ये चेंज है, मेरे गिट पे मुझे दिखा रहा है कि आपका ये चेंज है, मैंने इसको अब किया ऐड डाइस एंड पॉइंट। मैंने एक नई ब्रांच बनाई, मास्टर ब्रांच से मैंने उस ब्रांच में पुश कर दिया, और अब मैं उसकी एक पुल रिक्वेस्ट बनाऊंगा।
अब मैं उसकी एक पुल रिक्वेस्ट बना रहा हूँ डाइस ऐड डाइस की ब्रांच से टुवर्ड्स द मास्टर ब्रांच। मुझे वो चेंजेस दिखा रहा है कि मैंने ये चेंजेस की हुई हैं। मैंने पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट कर दिया। अब मेरी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हुई। अब आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है सम चेक्स हैवंट कंप्लीटेड येट। मतलब क्या कि अभी कुछ CI/CD होनी है, मतलब CI के चेक्स चल रहे हैं। मेरा CI के चेक्स में क्या होता है, मेरी एप्लीकेशन बिल्ड होती है और मतलब सिर्फ चेक किया जाता है कि यार एप्लीकेशन सही है कि नहीं, चीज़ डिप्लॉय नहीं होगी। साथ ही अब मैं इसके अगर एक्शंस के लॉग्स देखना चाहता हूँ, जो आप लोग लॉग्स की भी बात करें तो ये CI में मुझे ये दिखा रहा है कि ये मेरे कमिट के कॉरस्पॉन्डिंग ये पाइपलाइन चल रही है ऑन गिटहब एक्शंस। ये मेरी पाइपलाइन चली। पहले उसने गो लैंग्वेज को सेटअप किया, कोड को चेकआउट कर लिया, अब वो कोड को बिल्ड कर रहा है। ये सारे स्टेप्स पास हो चुके हैं, ये सारे ग्रीन है। मेरा कोड बिल्ड हुआ, मैंने गो बिल्ड किया, मतलब गो लैंग्वेज की एप्लीकेशन है, मैंने गो बिल्ड किया, एप्लीकेशन बिल्ड होगी। मैं डॉकर रजिस्ट्री में लॉगिन हो गया। मैं अब अपनी इन डॉकर इमेज को बिल्ड कर रहा हूँ। ये मेरा डॉकर इमेज है। और अच्छा, मेरी PR का वर्जन 9 था, तो मेरी जो वर्जनिंग स्ट्रेटजी है वो भी मैंने सेट की हुई है। तो मेरी अब जो बेसिकली इमेज बनी बिल्ड एंड पुश इमेज, मेरी पाइपलाइन पास हो गई है। CI की पाइपलाइन पूरी पास हो गई। अगर मैं सबके लॉग्स देखना चाहता हूँ, जो आप लोग लॉग्स भी पूछ रहे थे, तो दीज आर द लॉगिंग बेसिकली जो गिटहब एक्शन मेरे लिए लॉग कर रहा है। तो ये मैंने डॉकर इमेज एक बना ली उसकी। डॉकर इमेज मेरी पूरी बन गई। डॉकर इमेज को मैंने पुश कर दिया डॉकर पैकेज इस तरह करके, और ये मेरी डॉकर इमेज एक पुश हो गई है जिसका नाम है डॉकर। ये तो मतलब पूरा वो है। और उसकी वर्जनिंग क्या है, गोलैंग सैम्पल ऐप PR-9 - commit ID। मेरी PR9 थी। अगर मैं पुल रिक्वेस्ट में इधर जाऊं, ये मेरी PR9 थी। अब वो मुझे दिखा रहा है कि यार ऑल द स्टेटस चेक्स हैव पास्ड, मतलब मेरा CI का जो स्टेटस चेक था वो पास हो चुका है। अब मैं PR को मर्ज कर सकता हूँ। अभी भी अगर मैं लेकिन देखूं तो मेरा एंड पॉइंट एक्सेसिबल नहीं हुआ मेरा चेंज जो था, लेकिन मेरा CI का स्टेप पास हो गया। जैसे मैं कह रहा था कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का क्या मतलब था कि आपने कोड यूनिट टेस्ट वाइज या बिल्ड वाइज चेक करना है कि कोड सही है कि नहीं। तो बिल्ड वाइज मेरा कोड बिल्कुल सही है। अब मैंने उसको मर्ज कर दिया टू द मास्टर ब्रांच। तो अब मेरी जो कंटिन्यूस डिलीवरी वाला सॉर्ट ऑफ पार्ट है, अब मेरी मास्टर की ब्रांच में जैसे ही कोड गया तो अब CD की पाइपलाइन चलेगी। अब मैं अगर गिटहब एक्शंस में जाता हूँ, अब ये मेरी CD की पाइपलाइन चल रही है। CD में भी ऑल बाकी सारे स्टेप तो वही हैं, लेकिन CD में क्या होगा कि वो प्रोडक्शन में ये चीज़ ऐड भी हो जाएगी और हम इधर बेसिकली उसका पॉड भी देखेंगे कि कैसे वो चीज़ डिप्लॉय होती है इधर। अभी ये सारे स्टेप 1 बाय 1 पुश कर रहे हैं, मतलब वही बिल्ड कोड वही था, लॉग इन टू रजिस्ट्री भी वही था, जनरेट वर्जन, बिल्ड एंड पुश इमेज, पुश टैग, और फिर डिप्लॉय। एट द एंड ऑफ द पाइपलाइन मैं डिप्लॉय भी करा रहा हूँ ऑन एन एक्चुअल क्लस्टर। ये ओपन शिफ्ट का बेसिकली पूरा क्लस्टर है मेरे पास, और ये एप्लीकेशन मेरी डिप्लॉयड है। अगर हम देखें तो एप्लीकेशन में डाउन टाइम बिल्कुल नहीं आएगा जब ये पूरी चीज़ डिप्लॉय भी होगी। मतलब जैसे ही हमने पूरा CI/CD हमारा साइकिल कंप्लीट होगा, एप्लीकेशन में अपडेट आ जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें एक /dice का एंड पॉइंट ऐड किया है। तो /dice का एंड पॉइंट मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा जब मैं उस एप्लीकेशन में जाऊँगा। ये थोड़ा सा बिल्ड होने में टाइम लगा रहा है। गिटहब एक्शंस का मतलब एक मेजर फ़ायदा भी ये है कि आपको खुद से कुछ नहीं चलाना पड़ेगा, जो इसके सर्वर्स हैं, जो रनर्स हैं, वो गिटहब आपको खुद से दे रहा है। अच्छा, एक और चीज़, मतलब जस्ट टू टेल यू द पॉपुलैरिटी ऑफ गिटहब, सॉरी ऑफ डेवऑप्स, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट ने अभी गिटहब को एक्वायर कर लिया है, IBM ने रेड हैट को एक्वायर कर लिया है। सो ये जो दो तीन, और IBM फुल IBM क्लाउड पे स्विच हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे फुल फोकस्ड है। तो ये दो तीन मतलब जो बड़े मेजर वो हैं आउटब्रेक्स हैं इन द रीसेंट टाइम्स। तो ये आपको मतलब इफ़ यू हैव अ बेसिक आइडिया तो आपको पता होगा कि यार ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज इनकी तरफ स्विच कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि दिस इज़ द फ्यूचर, इस पे ये सब कुछ चलेगा।
मतलब फ्यूचर इन चीज़ों पे ही डिप्लॉय मतलब सब कुछ चलेगा। तो वो सारी कंपनी इस पे मूव ऑन कर रही हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब एक्वायर कर लिया है, IBM ने रेड हैट एक्वायर कर लिया, अब डिप्लॉय हो गया है। डिप्लॉय हो गया मेरा, अब नया कंटेनर, नया इमेज जो है वो इधर अभी बनना शुरू हो गया, कंटेनर क्रिएटिंग आ गया, और अभी तक पुराने वाला अप ही है। अगर मैं अभी भी देखूंगा तो मेरी पुराना ही सर्व हो रहा है, नो एंड पॉइंट। बट एज सून एज गेट दिस गेट्स रेडी, अब ये रनिंग में आया है तो अब पुराने वाला टर्मिनेटिंग में चला गया। इसका फायदा क्या हुआ कि कंज्यूमर को या जो एंड यूजर है उसके लिए डाउन टाइम नहीं आया। अब मैं अगर इधर डाइस लिखूंगा तो इट विल शो मी कि जो मैंने उधर लिखा था कि द क्लास इज स्टार्टिंग फ्रॉम, डाइस क्लास इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8 अगस्त, मुझे ये चीज़ शो होनी चाहिए। वो मेरा अभी पॉड रीस्टार्ट हुआ है तो ये चल के इधर अभी दिखा देगा द डाइस क्लास इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8 अगस्त। तो इतना आसान था टू बेसिकली डिप्लॉय योर न्यू फीचर। मैंने तो सिर्फ एक एंड पॉइंट ऐड किया, कल को आपने कोई भी नया फीचर इंप्लीमेंट करना हो तो इतना ही आसान है टू इम्प्लीमेंट इट, इतनी जल्दी ही आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपकी पाइपलाइन सही तरह से लिखी हुई होंगी। और इधर ही अगर कोई एरर आता, फॉर एग्जांपल मेरी कोई प्रीवियस में कोई एरर आया हुआ है लेट्स से जैसे इस वाली में, तो आपको शो हो रहा है, और ये भी शो हो रहा है कि किसने कमिट किया था, किसकी वजह से कोई एरर आया, क्या क्या कुछ हुआ। तो सारी ऑडिट हिस्ट्री भी आपकी मेंटेन होती जा रही है। सो ये एक मतलब बेसिक सा तो नहीं, काफ़ी बस एक्सटेंडेड गिटहब एक्शंस का सॉर्ट ऑफ डेमो है कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। और अब जो लेटेस्ट इमेज था या जो लेटेस्ट चीज़ थी वो डिप्लॉय हो गई है इन जस्ट मेरे ख्याल से 2 to 3 मिनट्स शायद। तो आपकी अब ये डाइस क्लास का एंड पॉइंट हमारे पास अवेलेबल हो गया। तो और इसी को अब मैं अगर काउंट करूँगा तो वो काउंट दोबारा से 1 से चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पुराने वाला कंटेनर जो है वो रीस्टार्ट हो चुका है। सो दैट्स इट। अच्छा एक क्वेश्चन है, फैंटास्टिक। ठीक है, इसके बाद मतलब द नेक्स्ट स्टेप्स वही कि एक तो कोर्स जो स्टार्ट हो उसको रजिस्टर कर लें, यू कैन फॉलो अस ऑन लिंक्डइन पे ऐड कर लें, या बाकी जो भी सोशल मीडिया हों उन पे, लिंक्डइन पे सोशल प्रोफेशनली उधर ही हम अपडेट करते रहते हैं, तो उधर आप ऐड कर लें। और इट वुड बी वेरी हेल्पफुल कि अगर आप इस सेशन के बारे में कोई फीडबैक देना चाहें, एंड अगर आप लिंक्डइन पे ही या किसी भी सोशल मीडिया पे वो फीडबैक दे दें बाय टैगिंग द इंस्ट्रक्टर और टैगिंग द डाइस ऑफिस, और मुझे टैग कर दें, तो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम द वेबिनार। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो हैंड रेज करके या चैट में पूछ सकते हैं। नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन तो